बेहराम गंगोली को शुबा हो रहा था कि उस जासूस के पीछे टेलीपैथी काम करती रही थी। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं फजूल सी बात सोच रहा हूँ। सिर्फ मेरे जैसे लंबे तिरंगे लोग शहजोर नहीं होते, छोटे कद के लोग भी हैरत अंगेज जिस्मानी कुव्वतों का मुजाहरा करती हैं, जैसा कि मंगल पांडे ने भरे होटल में किया है। अलबत्ता लड़ने से पहले जरा चालाकी दिखाई है। बोतल में कोई ऐसी चीज मिलाकर मुझे पिलाई है जिसके बाद मैं बाकायदा लड़ने के काबिल नहीं रहा। मुझे ख्वामखा गुस्सा आता रहा। वो कायल होकर सोचने लगा, हाँ अब याद आ रहा है, वो मुझ पर हमले कम करता था, गुस्सा ज्यादा दिलाता था। एक बार उसने मुंह पर ठोकर मारी, दूसरी बार मेरे मुंह पर थूक दिया। ओह, मैं क्या करूं, अब भी गुस्से से लरज रहा हूं। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसकी सोच में कहा। बस यही गुस्सा मुझे ले डूबा। आखिर मैं ऐसे वक्त अकल से काम क्यों नहीं लेता? कहरो गजब में अंधा क्यों हो जाता हूँ? बाद में अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए सोचता हूँ। मुझे किसी इंसान ने नहीं, टेलीपैथी ने शिकस्त दी है। मैंने रफ्ता रफ्ता उसके दिमाग से ये बात निकाल दी कि मंगल पांडे के पीछे टेलीपैथी काम कर रही है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक जगह सर झुकाए बैठा हुआ था। एक पुलिस अफसर ने उसे मुखातिब किया, तुम किसी लेडी करीना को जानते हो? वो घुरा कर बोला, मैं किसी औरत से दोस्ती नहीं करता। अभी उस लेडी का फोन आया है, वो तुम्हारी जमानत के लिए आ रही है। बेहराम गंगोली ने सोचा, कौन हो सकती है? क्या सुपर मास्टर चाहता है कि मैं अपना स्पेशल शनाख्ती कार्ड ना दिखाऊं? ऊपर ही ऊपर इस मामले को खत्म कर दिया जाए। बहरहाल मुझे इंतजार करना चाहिए। उसने इंतजार किया। 20 मिनट के बाद लेडी करीना आई। वो औरतों से दोस्ती नहीं करता था, लेकिन दिल जरूर बहलाता था। उसे देखकर दिल ही दिल में कहा, जबरदस्त औरत है। ऐसी सेहत, ऐसा नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है। वो करीब आकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, मैं करीना हूँ। उसने मुसाफे के लिए हाथ पेश किया। बेहराम गंगोली ने उसके हाथ को दबाया। चावल का एक दाना बता देता है कि पूरी हांडी पक चुकी है। उसने एक झटके से खींचकर उसे अपने दोनों बाजू में दबा लिया। वो बोली, अरे क्या करते हो, ये पुलिस स्टेशन। बात पूरी होने से पहले उसकी होंठ बंद हो गई। एक अफसर ने सख्त लहजे में कहा, मिस्टर, इसे छोड़ो और हमारे सवालों के जवाब दो। उसने जवाब दिया, जो मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे नहीं छोड़ता। उससे मोहब्बत करने में वक्त ज़ाया नहीं करता। वैसे तुम्हारे सवालों का जवाब ये है। उसने अपना स्पेशल कार्ड दिखाया। सब अलर्ट होकर सलाम करने लगी। वो करीना को एक शाने पर लाद कर उनके दरमियान से गुजरता हुआ बड़े अफसर के कमरे में आया। अफसर ने गुस्से से उठकर पूछा, कौन हो तुम, ये किसे लाए हो? उसने स्पेशल कार्ड अफसर को दिया। एक हाथ से उसकी मेज पर रखे हुए लिखने पढ़ने के कागजात और टेलीफोन को समेटकर नीचे फेंका। खाली मेज पर करीना को पटक दिया। वह तकलीफ से कराहने लगी मगर मुस्कुराने लगी, क्योंकि इससे बहुत से अहम काम निकालने वाली थी। बेहराम ने अफसर से अपना कार्ड लेकर कहा, ऑफिसर, नाउ यू गेट आउट। उसने बड़े अफसर को बाहर करके दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वहां के तमाम सिपाहियों को और जिम्मेदार अफसरों को चुप लग गई थी। करीना की चीखने और फरियाद करने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो परेशान हो रहे थे। पुलिस महकमा इस खुली धांधली से बदनाम होने वाला था। बड़े अफसर ने इंटेलिजेंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से राब्ता कायम किया। उसे पूरी रुदात सुनाई, फिर बताया, बेहराम गंगोली इज ए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फॉर सुपर मास्टर। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा, मैं अभी सुपर मास्टर से बात करता हूँ। सुपर मास्टर से बराह रास्त गुफ्तगू नहीं हो सकती थी। यह रिपोर्ट नायब सुपर मास्टर को पहुंचाई गई। वहां से सुपर मास्टर के पास कंप्यूटर के जरिए खबर पहुंची। उस वक्त तक बड़े अफसर का दरवाजा खुल चुका था। अंदर से लेडी करीना की मुर्दा सी आवाज आ रही थी, सुअर के बच्चे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू आदमी नहीं, शैतान की औलाद है। वह मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ बाहर आया। बड़े अफसर ने डरते डरते कहा, सर, ये आपने क्या किया? लेडी करीना बहुत पहुंची हुई औरत है। वो हम सबको खुली अदालत में खींच लाएगी। बेहराम गंगोली ने घुरा कर देखा। अफसर जल्दी से पीछे हट गया। उसी वक्त ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। बेहराम गंगोली ने जेब में हाथ रखा, तेजी से चलता हुए कमरे में गया। दरवाजे को बंद करके जेब से ट्रांसमीटर निकालकर ऑपरेट करते हुए बोला, यस सर, बीजी अटेंडिंग सर। सुपर मास्टर की आवाज सुनाई दी, गधे के बच्चे, क्या करते फिर रहे हो? कुछ नहीं सर, एक पटाखा थी, मेरे पास खुद ही फट पड़ने आई थी, मैंने उसकी सारी बारूद निकाल दी। यू नॉनसेंस, वो खतरनाक औरत है। कितनी ही भयानक वारदात में उसी पर शुबा होता है, लेकिन वो अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ती। तुम्हारी इसी हमाकत के बायस कल के अखबारात सुपर मास्टर पर भी कीचड़ उछालेंगे। सर, उस जासूस मंगल पांडे ने मुझे गुस्से और जुनून में मुब्तला कर दिया था। ऐसे में उस औरत की चीखती हुई जवानी ने मेरी खोपड़ी उलट दी। मैंने गम गलत किया तो सब कुछ गलत हो गया। बकवास मत करो, लेडी करीना के पास जाओ। जब ज्यादती की है तो और करो, उससे एक बाले जुर्म कराओ, फिर पुलिस वाले उससे निमट लेंगे। अगर नाकामी हो तो उसे खत्म कर दो, उसकी लाश छुपा दी जाएगी और ये बात पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाएगी। मैं इन बातों के दौरान सुपर मास्टर के दिमाग में पहुंच गया। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी थी। सुपर मास्टर को पूरा यकीन था कि बेहराम गंगोली का दिमाग फौलाद है, वहां तक कोई ख्याल ख्वानी करने वाला पहुंच नहीं सकता। इसलिए वो अक्सर बंद कमरे में बेहराम गंगोली से रूबरू गुफ्तगू करता था। उस वक्त ट्रांसमीटर इस्तेमाल किया जाता था ताकि कोई तीसरा उसकी आवाज़ ना सुन सके। आदमी मौत से या मुसीबत से बचने के लिए बड़ी बड़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करता है, लेकिन मौत और मुसीबत किसी न किसी रास्ते से ज़रूर आती हैं। आखिर सुपर मास्टर पर भी मुसीबत आ ही गई। मैंने अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं की
अब लेडी करीना के पास आ गया। उसकी हालत काबिले दीद थी। वह अभी तक उसे गालियां दे रही थी। इंसान ख्वाह कितना ही दरिंदा बनना चाहे, मगर वो थोड़ा बहुत इंसान जरूर रहता है। बहराम गंगुली में नाम को इंसानियत नहीं थी। वो उसे दांतों से चबाता रहा था। करीना का आधा जिस्म जख्मों से चूर था, लहू में भीग रहा था। कोई दूसरी होती तो दम तोड़ चुकी होती। वह बड़े दिल गुर्दे वाली औरत थी, लेकिन दोबारा बहराम गंगुली को कमरे में देखकर कांप गई। वह दूसरे अफसरान से कह रहा था, बाहर जाओ। वह चले गए। उसने दरवाजा बंद किया तो वह दहशत ज़दा होकर चीखने लगी, मैं मर जाऊंगी, चले जाओ। उसने दांत पीस कर पूछा, जिंदा रहना चाहती हो? उसके दोनों थरथराते हुए हाथ ऊपर उठे। वो हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो, इस बार मैं जिंदा नहीं बचूंगी। एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। आज तक जितने जुराइम में मुलव्विस हो उसकी पूरी हिस्ट्री बयान करो। ये बयान तुम लिखती जाओगी, बोलती जाओगी, और ये ऑडियो टेप में रिकॉर्ड होता जाएगा। मैं किसी जुर्म में मुलव्विस नहीं हूँ। वो उस पर झुक गया। वो नहीं कहती सर झटकने लगी। उस दरिंदे ने गोरे बदन के एक हिस्से पर दांत गाड़ दिए, फिर एक छोटी सी बोटी नोच कर ले गया। जुल्म की इस इंतहा पर उसके हलक से फलक शगाफ चीख निकलना चाहती थी, लेकिन उसका मुंह फौलादी हाथ के शिकंजे में आ गया। वह मछली की तरह फड़फड़ा रही थी। ये इत्मीनान से कच्ची बोटी चबा रहा था। आखिर वो कब तक फौलादी पंजे में तड़पती रहती? पहले ही कमजोर हो चुकी थी, अब बिल्कुल ही निढाल हो गई। बहराम गंगुली ने एक तरफ थूकते हुए कहा, मैं पूछता जाऊंगा और हर इनकार पर बोटियां नोचता जाऊंगा। वो रहम तलब नजरों से देखने लगी। बहराम ने मुंह पर से हाथ हटा लिया। वो जल्दी से आमते हुए बोली, मैं बयान दूंगी, फॉर गॉड सेक तुम दूर चले जाओ, मैं अभी बयान दूंगी। बहराम गंगुली ने दरवाजा खोलकर एक अफसर से कहा, तुम इसे फौरी तिब्बी अमदाद पहुंचाओ। उसने दूसरे अफसर से कहा, यह तहरीरी और तकरीरी बयान दे रही है, लिखने और रिकॉर्ड करने का तमाम सामान फौरन लाओ। वहां का तमाम अमला भागदौड़ में मसरूफ हो गया। उसे तिब्बी अमदाद पहुंचाई गई। उसका बयान लिया गया। मैं एक खास मकसद के लिए इतनी देर लेडी करीना के साथ लगा रहा। मैं जानता था वो आयरन हार्डी की वफादार है। अपने बयान में उसका और मोरिना का जिक्र नहीं करेगी। मैंने उसकी दिमागी रो बहका दी। वह बेख्तियार दोनों का जिक्र करने लगी। आयरन हार्डी के जितने खुफिया अड्डे थे उनके मुकम्मल पते नोट कराने लगी। बहराम गंगुली ने फिर खुफिया तौर से राब्ता कायम किया। सुपर मास्टर से कहा, आप मुझे गधा कहते हैं? मैंने लेडी करीना पर जुल्म करके मोरिना को ढूंढ निकाला है। सुपर मास्टर ने चौंक कर बेयकीनी से पूछा, क्या सच कह रहे हो? थोड़ी देर में उसका तहरीरी और रिकॉर्ड किया हुआ बयान आपके पास पहुंच जाएगा। वो नहीं जानती कि आयरन हार्डी ने मोरिना को किस अड्डे में छुपा रखा है, लेकिन वो जितने अड्डों के मुतल्लिक जानती है उनके पते नोट करा दिए हैं। हमने हर अड्डे के मोहल्ले वकू का खाका तैयार कर लिया है। शाबाश गंगोली, तुम सोच भी नहीं सकते कि मोरिना हाथ आ गई तो तुम्हें यहाँ कितनी जागीरें, मुख्तलिफ इनामात और एजाजात से नवाजा जाएगा। वह तमाम पते फौरन नोट कराओ। हमारी खुफिया फौज की एक टीम तुम्हारे पास पहुंच रही है। ये फौजी पुलिस स्टेशन के किसी सिपाही और अफसर को बाहर नहीं जाने देंगे। टेलीफोन के तमाम राब्ते खत्म कर दिए जाएंगे। ये तमाम अमला उस वक्त तक पुलिस स्टेशन में नजर बंद रहेगा जब तक आयरन हार्डी के खुफिया अड्डों पर छापे पड़ते रहेंगे। बहराम गंगुली ने तमाम पते नोट करवा दिए। मैं सुपर मास्टर के पास पहुंच गया। पहले तो उसने पुलिस स्टेशन को घेरने के लिए खुफिया फौज की एक टीम रवाना की। फिर फौज के आला अफसरान को हंगामी मीटिंग के लिए बुलाया। इस मीटिंग में तय पाया कि तमाम अड्डों पर बेयक वक्त रेड किया जाएगा। इससे पहले गोरीला जंग के जवान सादा लिबास में एक एक अड्डे का इस तरह मुआसरा करेंगे कि एक शख्स को भी फरार का रास्ता नहीं मिलेगा। मैं तमाम कार्रवाइयां देख रहा था। मुदाखलत की जरूरत नहीं थी। मोरिना अगर सुपर मास्टर के कब्जे में चली जाती तो कोई बात नहीं थी। सुपर मास्टर मेरे कब्जे में था। वैसे ये सोच रहा था कि मोरिना मेरे और तनाना के पास आ जाए तो और अच्छी बात होगी। अगर मैं तनाना को मौजूदा फौजी कार्रवाई के मुतल्लिक बताता और उससे कहता कि वो अपनी तमाम आलयकार औरतों को खुफिया अड्डों के करीब छुपा कर रखे तो उन औरतों से हमाकतें सरजद हो सकती थीं। फिर तनाना मुझे इजाज़त के बगैर दिमाग में आने नहीं देती थी। जिस तरह मुझसे मशीन छुपाई थी उसी तरह मुझे बताए बगैर अपनी कोई चाल चलती तो आयरन हार्डी या सुपर मास्टर होशियार हो जाते। आयरन हार्डी के होशियार हो जाने से मोरिना फिर कभी हाथ ना आती। अगर सुपर मास्टर को पता चलता कि टेलीपैथी जानने वाले मुदाखलत करके मोरिना को ले जाना चाहते हैं तो सवाल पैदा होता कि इतनी खुफिया फौजी कार्रवाई का इल्म हमें कैसे हुआ? क्या टेलीपैथी जानने वाले बहराम गंगुली या सुपर मास्टर के दिमाग में पहुंच सकती हैं? यह शुबा होते ही फिर सुपर मास्टर तब्दील कर दिया जाता। मैं कभी ऐसा ना चाहता। मौजूदा सुपर मास्टर मेरे बहुत काम आने वाला था। इस दौरान मैंने मीटिंग में हाजिर होने वाले अफसरान का लबो लहजा एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। हर अड्डे पर छापा मारने वाले फौजी दस्ते के अहम अफसरान के दिमागों में भी पहुंचता जा रहा था। आयरन हार्डी की शामत आ गई थी। छापे पड़ने से पहले वो अपनी एहतियाती तदाबीर से किस कदर मुतमईन होगा, ये इत्मीनान ही आदमी को ले डूबता है। मैं पहले बयान कर चुका हूँ। आयरन हार्डी एक शख्स का नहीं, दो मुख्तलिफ अफराद का नाम था। दोनों हम शक्ल थे, एक जैसे कद और पहलवानी जिस्म के हामिल थे। दोनों की आवाज़ और लबो लहजा बिल्कुल एक था। दोनों की आंखें बेहद खतरनाक थीं और वो आंखों के जरिए किसी को भी अपना मामूल बना लेते थे। उनके उठने बैठने के अंदाज में भी ज़रा फर्क ना था। यूं लगता था एक दूसरे का हमजाद है। शायद वे एक साथ पैदा हुए थे, लेकिन वे एक साथ नहीं रहते थे। अपने दरमियान तवील फासला रखते थे। जब फौजियों ने रेड किया तो आयरन एक को खुफिया अड्डे में था और हार्डी उस शहर से कहीं दूर।
लेडी करीना चूंकि आयरन की दाश्ता थी, लिहाजा वो आयरन के मुतल्लिक जानती थी। उसने हार्डी को भी देखा था, लेकिन दूसरे शहरों में उसके खुफिया अड्डों के मुतल्लिक नहीं जानती थी। ये तमाम बातें मुझे बाद में मालूम हुई, मैं अभी इनका जिक्र कर रहा हूँ। आयरन एक बड़े से आईने के सामने पालती मारे बैठा था और अपने ही अक्स की आंखों को घूर रहा था। जवाबन अक्स भी उसे घूर कर देख रहा था और ये एक तरह का अमल था। इस तरह वो चुभती हुई निगाहों के खंजरों को तेज तर करता था। उस वक्त मोरीना उसके दिमाग में बोल रही थी, आयरन अभी तनाना आई थी, दावा कर रही थी मशीन उसके पास है। आयरन ने कहा, अगरचे ये बचकाना दावा है, ताहम किसी हद तक यकीन करना पड़ेगा। वह मशीन बड़े पुरस्कार अंदाज में गायब हुई है। किसी गधे के हाथ भी लग सकती है। हो सकता है इत्तफाकियत तनाना के हाथ लग गई हो। वो मुझे अपने पास बुला रही है। तुम उसे अपने एहसानात का वास्ता दो, उसे अपने पास आने पर मजबूर करो। तुम नहीं जानते वो बहुत ही मजबूत कुव्वत इरादे की मालिक है। किसी बात का इरादा कर लेती है तो उससे बाज नहीं आती। उसी वक्त पास रखे हुए ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। उसने उसे ऑपरेट किया। उसके मातियत की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, सर मैं ब्लू कैंप से बोल रहा हूँ। मुसल्लह फौजियों ने चारों तरफ से इमारत को घेर लिया है और अब इमारत में दाखिल हो रहे हैं। आयरन उछल कर खड़ा हो गया। ये कैसे हो सकता है? फौजियों को इस इमारत पर शुबा कैसे हुआ? उसकी बात खत्म होते ही फ़ोन की घंटी चीखने लगी। उसने ट्रांसमीटर के जरिए कहा, उन्हें तय खाने तक नहीं पहुंचना चाहिए, मैं अभी कॉल करूंगा। फ़ोन की घंटी चीख रही थी। उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया। रिसीवर उठाकर गुस्से से धारते हुए पूछा, क्या है? सर फौजियों ने हमारी रिहाइशगाह को घेर लिया है, वो अंदर आ गई हैं, आप तक पहुंचने ही वाले हैं। वो बुरी तरह बदहवास हो गया था। अभी तो सिर्फ 2 जगह फौजी कार्रवाई की इतला मिली थी, आइंदा और होश उड़ने वाले थे। उसने रिसीवर रखकर कहा, मोरीना तुम सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ। हार्डी को फौरन खतरे से आगाह करो और मुसलसल मेरे दिमाग में रहो। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, जल्दी तुम्हारे पास पहुँचूंगा। वहां से फरार होने के लिए एक चोर रास्ता था। वो एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आया। अब चोर रास्ते तक पहुंचने के लिए एक कॉरिडोर को अबूर करना जरूरी था। उसने आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर देखा। कॉरिडोर में फौजी जवान दिखाई दिए। एक जवान ने ललकार कर कहा, हॉल्ट। आयरन ने उसी लम्हे में छलांग लगाई। एक कमरे के दरवाजे से दूसरे कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। उस दूसरे कमरे में चोर दरवाजा था, लेकिन मुकद्दर की खराबी, वहां पहले ही फौजी मौजूद थे। 2 जवानों ने उसे निशाने पर रख लिया। उसे दीवार की तरफ मुंह करके दोनों हाथ उठाने पर मजबूर किया। उसकी तलाशी ली। एक रिवॉल्वर और नन्हा सा ट्रांसमीटर हाथ आया। आयरन बेबसी से देख रहा था। फौजी हर तरह के हथियारों और आलात के साथ आए थे। एक डिटेक्टिव आले के जरिए तहखाने या चोर दरवाजे का सुराग लगा रहे थे। उससे सुराग रसा आले ने चोर दरवाजे की निशानदेही कर दी। उस दरवाजे ने उन्हें एक सुरंग तक पहुंचाया, फिर एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां फीवन और चरस का जखीरा था। आयरन मजबूत एहसाब का मालिक था। उसके इरादे फौलादी होते थे। उसकी हाजिर दिमागी ने समझा दिया मुकाबला करना नादानी होगी, लिहाजा वो ढीठ बना खड़ा रहा। उसके हाथों में हथकड़ियां पड़ चुकी थी। एक फौजी अफसर ने कहा, मुख्तलिफ शहरों में तुम्हारे जितने खुफिया अड्डे हैं, सबका मुहासरा बेक वक्त किया गया है। तुम्हारे एक आदमी भी बचकर नहीं जाएगा। दूसरे अफसर ने कहा, तुम इतने बड़े जखीरे के साथ पकड़े गए हो। अगर अभी हमसे ताउन करो और हुकूमत से वफादारी का सबूत दो तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। मैं सबूत कैसे दे सकता हूँ? अपने मुल्क को दूसरे सुपर पावर के मुकाबले में एक नाकाबिले शिकस्त सुपर पावर बनाने के लिए मोरीना को हमारे हवाले कर दो। आयरन ने हैरानी से पूछा, कौन मोरीना? अनजान बनने की कोशिश ना करो, तुम एक खतरनाक आमिल हो। तुमने तनवीमी अमल के जरिए टेलीपैथी जानने वाली मोरीना को अपने बस में कर रखा है। वो हंसते हुए बोला, आप किसी कहानियों की बातें कर रहे हैं। मैं एक स्मगलर हूँ, काले धंधे करता हूँ, जीती जागती हकीकत की दुनिया में रहता हूँ। मैं इस बात पर यकीन ही नहीं करता कि कोई ख्यालख्वानी के जरिए किसी के दिमाग में पहुंच सकता है, और आप हैं कि किसी ख्यालख्वानी करने वाली को मेरी ज़ात से वाबस्ता कर रहे हैं। उसी वक्त मोरीना ने सोच के जरिए कहा, आयरन, फौजी मेरी रिहाइशगाह तक भी पहुंच गए हैं और मुझे हिरासत में ले लिया है। आयरन ने कहा, हौसले से काम लेना, कभी मोरीना होने का इतराफ़ न करना, ना ही कभी मजबूर होकर ख्यालख्वानी का मुजाहरा करना। ज़्यादा घबराहट हो तो तसव्वुर में मेरी आंखों को देखती रहना, तुम अपने अंदर तवानाई महसूस करती रहोगी। मैं सुपर मास्टर के पास रहकर मालूमात हासिल कर रहा था। फौजी कार्रवाई के सिलसिले में उसे एक एक पल की रिपोर्ट मिल रही थी। वह कंप्यूटर और मॉनिटर टीवी के जरिए रिपोर्ट पढ़ता जा रहा था। पहले इत्तला मिली कि लाखों डॉलर के फीवन और चरस के साथ आयरन पकड़ा गया है। मुझे उसकी गिरफ्तारी से ज़्यादा उन औरतों से दिलचस्पी थी जो मुख्तलिफ अड्डों में थीं और फौजियों की हिरासत में आ रही थीं। यूं तो बहुत सी औरतें थीं, लेकिन 6 मुख्तलिफ अड्डों से ऐसी 6 हसीनाएं बरामद हुई जो आयरन की खास दाश्ताएं थीं। उनमें से एक मोरीना हो सकती थी। फौजी अफसरान एंटी मेकअप लेंस के जरिए हर औरत को गौर से देख रहे थे। उनमें से 10 औरतें मेकअप में थीं। वो किसी न किसी बड़े जुर्म के सिलसिले में मतलूब थीं। मेकअप के जरिए खुद को छुपाए हुए थीं, लेकिन उनमें मिस अमरीका नहीं थी। फौजी अफसरान ने इस पहलू को खास अहमियत दी थी कि मोरीना को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए छुपाया गया होगा। एंटी मेकअप लेंस के जरिए उसे ढूंढ निकालना मुमकिन न होगा, लिहाजा वो हर औरत को अहमियत दे रहे थे और सभी को सख्त पहरे में रखे हुए थे। मैंने मोरीना के दिमाग पर दस्तक दी। उसने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, तुम्हारी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। आयरन अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। अपनी सलामती और बेहतरी चाहती हो तो मुझ पर भरोसा करो।
आंखें खोलो, मुझे अपने आसपास की जगह को देखने और समझने दो। मैं हर हाल में तुम्हें वहां से निकाल ले जाऊंगा। वो बोली, आंखें खोलना और आसपास की आवाज़ें सुनना मेरे इख्तियार में नहीं है। तुम ये तो बता सकते हो कि इस वक्त किस खुफिया पनाहगाह से गिरफ्तार की गई हो। पराई सोच की लहर दिमाग में आती है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। ऐसा लगता है मैं नींद में हूँ और इंसान नींद में अपने माहौल और अपनी जगह को भूल जाता है। मैंने परेशान होकर कहा, अपनी हिफाजत के लिए किसी तरह भी मुझसे ताउन करो। अच्छा देखो, मैं अभी जा रहा हूँ। मेरे जाते ही तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम अपने माहौल को देखने समझने लगोगी, लिहाजा फौरन एक कागज़ पर हरफ एम लिख दो। वो बोली, तुम्हारे जाते ही आंख खुलेगी तो मैं ख्याल ख्वानी की बातें भूल जाऊंगी। मेरे साथ हमेशा यही होता है। ख्याल ख्वानी करने वाले से बातें करते वक्त मैं अपनी दुनिया की हर बात भूल जाती हूँ। टेलीपैथी का राब्ता खत्म होने के बाद मुझे अपनी दुनिया नजर आती है, मगर ख्याल ख्वानी करने वाला याद नहीं रहता, ना ही उसकी बातें याद रहती हैं। मुझे हरफ एम लिखना याद नहीं रहेगा। मुझे यकीन है वो झूठ बोल रही है। अगर वो आंख खोलने के बाद भूल जाती थी तो हमारी बातें किस तरह इन्हन को सुनाती थी। मैं भी एक जिद्दी हूँ। मैंने कभी उसके दिमाग में रहकर ज़बरदस्ती नहीं की थी। अब यही रास्ता रह गया था कि एक बार ज़बरदस्ती कोई बात मनवा कर देखूँ, शायद कामयाबी हो। मैंने पूछा, ये बता दो किस रंग के लिबास पहने हुए हो। मैं भूल गई हूँ। तुम अपने हाथ से अपने चेहरे को छू सकती हो। हाँ, ये कर सकती हूँ, मगर तुम्हें इससे क्या मिलेगा? मुझे कुछ हासिल हो या ना हो, तुम छू कर दिखाओ। वो अपना एक हाथ अपने रुखसार तक ले गई। उसी लम्हे मैंने सिर्फ चंद सातों के लिए उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाया और उसे लंबे नाखूनों से अपने रुखसार पर खराशें डालने पर मजबूर कर दिया। उसके अलग से कराह निकली। उसने सांस रोक ली। मैं दिमाग से बाहर आ गया। फौरन उन 6 अड्डों पर छापा मारने वाले अफसरों तक बारी बारी पहुंचने लगा, जहां से आयरन की 6 खास दाश्ताएं गिरफ्तार की गई थीं। उनमें से 3 गूंगी थीं। एक अफसर के दिमाग से पता चल गया कि गूंगी हसीना ने अभी अपने रुखसार पर नाखूनों से खराशें डाली हैं। मैंने सबसे पहले खुदावंद करीम का शुक्रिया अदा किया। मेरे मालिक, तूने मुझे ऐसे मौक़ों पर जहानत और हाजिर दिमागी से काम लेने का सलीका दिया है। मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। जिस गूंगी हसीना के रुखसार पर खराशें पड़ी थी उसके मुतल्लिक वहां की कनीज़ों ने बताया, इसका नाम बारबरा गुइल है। वो रिहाइशगा इसी के नाम की थी। आयरन ने बारबरा के नाम इस रिहाइशगा के मालकाना हकूक लिखवाए थे। पासपोर्ट में उसकी तस्वीर इसी नाम से थी। मालकाना हकूक की कागजी कार्रवाई और पासपोर्ट वगैरह पिछले 3 माह में तैयार हुए थे। मोरीना भी तकरीबन 3 माह से आयरन के कब्जे में थी। वैसे बारबरा को मोरीना की हैसियत से पहचानने के लिए उसका जख्मी चेहरा ही काफ़ी था। एक अफसर ने पूछा, यो बारबरा, हम कैसे यकीन करें तुम गूंगी हो? वो चुप रही। अफसर ने कहा, मैं पैदाइशी गूंगों को भी बोलने पर मजबूर कर देता हूँ। इस हसीना को बिजली के झटके पहुंचाओ, यह भी बोलेगी। थोड़ी देर बाद उसे सचमुच बिजली के झटके पहुंचाए गए। वो हर बार ज़िबा की जाने वाली बकरी की तरह चीखती थी, मगर चीखने का अंदाज गूंगों जैसा था। मुंह से एक लफ्ज़ अदा नहीं होता था। बनावटी गूंगे ख्वाह कितने ही मजबूत एसाब के मालिक हों, ऐसे में बेख्तियार बोल पड़ते हैं, मगर वो बोल नहीं रही थी। इसके पसे पर्दा हकीकत को समझने के लिए बहुत ज़्यादा जहानत की ज़रूरत नहीं। जो आयरन खामोश आंखों के जरिए तनवीमी अमल की गैर मामूली सलाहियत रखता था, जिसके ज़ेर असर ख्याल ख्वानी के दौरान मोरीना की आंखें बंद हो जाती थी, कान बहरे हो जाते थे, फिर जुबान कैसे ना गुंग होती। बाद में यह हकीकत खुल गई। आयरन ने तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी थी कि वह तन्हाई में सिर्फ आयरन से बातें करेगी। किसी तीसरे की मौजूदगी में उसकी जुबान से एक हरफ भी अदा नहीं होगा। और यह तनवीमी अमल का ही असर था कि बिजली के झटके खाने और इंतहाई कोशिशें करने के बावजूद वो एक लफ्ज़ भी बोल नहीं पाई थी। इन हालात में सोचा जाए तो मोरीना काबिल रहम थी। अगरचे उसने मेरे वफादार गुलाम बाकी को फरेब दिया था, उसे ठुकरा कर आई थी, लेकिन उसे बहुत सज़ा मिल चुकी थी। गुलाम बाकी मेरे पास पहुंच गया था। मैंने कहा, उठो, तैयार हो जाओ, हम अभी मोरीना को वापस लाने की कोशिश करेंगे। बाकी ने लिबास तब्दील किया। एक रिवॉल्वर जेब में रखना चाहता था। मैंने कहा, खाली हाथ रहो, ऐसी चीज़ें हमें दुश्मनों से हासिल हो जाती हैं। वो बाहर गाड़ी चेक करने चला गया। मैंने एक छोटी सी सिरिंज और इंजेक्ट करने के लिए बेहोशी की दवाई ली, उन्हें एक डिब्बिया में रखकर जेब में रख लिया। फिर रसवंती को मुखातिब किया। उसने मुस्कुराकर पूछा, मैं कैसे याद आ गई? मैंने कहा, मोरीना का सुराग मिल गया है। मैं गुलाम बाकी के साथ उसे हासिल करने जा रहा हूँ। तुम मेरे पास और शीबा गुलाम बाकी के पास मुसलसल रहेगी। ये बात शीबा से कह दो। जनाब शेख साहब से कहो वो वहाँ के आला हुकाम से रब्ता कायम करें। हमें यहाँ किसी वक्त भी हेलीकॉप्टर और एक खसूसी तैयारी की ज़रूरत पेश आ सकती है। वह थोड़ी देर के लिए चली गई। मैं कार में आकर बैठ गया। गुलाम बाकी ड्राइव करने लगा। मैंने किंग फर्नांडो को मुखातिब किया। वो खामोशी से चहक कर कुछ कहना चाहता था। मैंने कहा, कोई बकवास न करना, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। ईगल फ्लाइंग क्लब में एक हेलीकॉप्टर तैयार रखो, मुझे अभी ज़रूरत पड़ सकती है। वो शराब का भरा हुआ गिलास गटागट पी रहा था। फिर फिजा में घूंसा दिखाकर बोला, अब खुदगर्ज मतलब परस्त फराद, तूने मेरा जीना हराम कर दिया है। अपने इश्क में मुब्तला करके दिन रात इंतजार कराता है। मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं। मैंने उसे बुड़बुड़ाने के लिए छोड़ दिया। उसके दिमाग से मालूम हो चुका था कि एक हेलीकॉप्टर तैयार है और वह मुझे जली कटी सुनाने के बाद अपने खास काबिल एतमाद पायलट को रवाना करेगा। रसवंती ने आकर कहा, शीबा बाकी के पास मौजूद है। मैंने कहा, उससे कहो वो थोड़ी देर मेरे दिमाग में तुम्हारे साथ रहे। मैं जिन लोगों के पास पहुंच रहा हूँ उनके लबो लहजे को याद रखे। रसवंती गई, फिर वापस आकर बोली, हम दोनों मौजूद हैं।
मैं उन 2 अफसरों के पास पहुंचा जिन्होंने मोरीना उर्फ बारबरा को बिजली के झटके पहुंचाए थे। वहां मोरीना के अलावा 5 औरतें थीं जो उसकी खिदमत के लिए वक्फ थीं। उन सबको सख्त निगरानी में रिहाइशगाह से निकालकर 2 अलग अलग गाड़ियों में बिठाया जा रहा था। मैं एक अफसर को उस गाड़ी के ड्राइवर की तरफ ले गया जिसमें मोरीना बैठी हुई थी। रसवंती और शीबा ने उस अफसर के जरिए ड्राइवर की आवाज़ भी सुन ली। फौज ने वहां का एक रास्ता आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। मैंने बाकी से कहा, तुम दूसरे रास्ते से फोर्ड एवेन्यू की क्रॉसिंग तक चलो। मैंने रसवंती से कहा, शीबा अब गुलाम बाकी के साथ रहेगी। हमारी गाड़ी फोर्ड एवेन्यू की क्रॉसिंग पर रुकेगी। गुलाम बाकी एक टैक्सी वाले से बात करेगा। शीबा उस टैक्सी ड्राइवर के दिमाग पर कब्जा जमा कर बैठ जाएगी। तो मोरीना वाली गाड़ी को टैक्सी से ज़रा फासले पर रुकवाओगी। बाकी उस गाड़ी से मोरीना को उठाकर टैक्सी में ले आएगा। मैं बुलंद आवाज़ से कह रहा था ताकि गुलाम बाकी भी सुनता रहे। मैंने उसे इंजेक्शन की डिब्बियाँ दी। रसवंती मोरीना वाली गाड़ी के पास पहुंच गई थी। पहले हम उस क्रॉसिंग पर पहुंचे। गुलाम बाकी कार से उतरकर चला गया। शीबा उसके साथ थी। मैं स्टीयरिंग सीट पर आ गया। ख्याल खुआनी की परवाज़ करके उस अफसर के पास पहुंच गया जो गाड़ी के पिछले हिस्से में मोरीना के पास बैठा हुआ था। गोया अब मैं मोरीना के पास बैठा हुआ था। वहां मजीद 2 औरतें और 3 मुसल्लह फौजी जवान थे। गाड़ी अचानक क्रॉसिंग के पास रुक गई। अफसर ने मेरी मर्जी के मुताबिक एक फौजी जवान से स्टेन गन मांगी। वो हुक्म का बंदा था। अपनी गन दे दी। अफसर ने चेक किया, फिर यक बारगी ट्राइगर दबाकर तड़ातड़ फायर करने लगा। औरतें चीखने लगीं। 2 फौजी मारे गए। जिसने गन दी थी वो अफसर पर झपट पड़ा। मैं उस अफसर के अंदर रहकर लड़ने लगा। पिछले दरवाजे को खोलने का मौका नहीं मिल रहा था। उसी वक्त बाहर से किसी ने फायरिंग की। दरवाजे का लॉक खुलते ही वो खुल गया। बाहर का मंजर धुआं धुआं सा था। 2 मुसल्लह अशखास ने फायरिंग की थी। वो लड़ने वाला अफसर अपने फौजी जवान के साथ मर गया। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर हैरानी से देखा। मैंने सोचा क्या और क्या हो रहा था। उस क्रॉसिंग पर हर तरफ सफ़ेद सा धुआं फैला हुआ था। ट्रैफिक रुक गया था। लोग धुंधले से नजर आ रहे थे। यकीनन मोरीना को अगवा करने वाले और लोग भी थे। उन्होंने धुएं के बॉम्ब फेंके थे। उनके साथ ही आदमियों ने फायरिंग करके गाड़ी के पिछले दरवाजे का लॉक तोड़ दिया था। मैंने उस गाड़ी के ड्राइवर के पास पहुंचकर कहा, रसवंती तुम जाओ, गुलाम बाकी को इधर भेजो। मोरीना हाथ से निकलने ना पाए। ड्राइवर मेरी मर्जी के मुताबिक अपनी गन लेकर गाड़ी से बाहर निकला। फिर दौड़ता हुआ पिछले हिस्से की तरफ गया। एक शख्स मोरीना को कांधे पर लाद कर भाग रहा था। ड्राइवर की फायरिंग से लड़खड़ा कर गिरा। मोरीना को दूसरे ने संभाल लिया। तीसरे ने ड्राइवर पर तड़ातड़ गोलियां बरसाईं। अंजामकार ड्राइवर भी मेरी ख्याल ख्वानी से हमेशा के लिए निकल गया। मैं गुलाम बाकी के दिमाग में पहुंचा। वह धुएं में भटक रहा था। मैंने कहा, फौरन मेरे पास आओ। रास्ता ना मिले तो यहां से दूर निकल जाओ। कहीं से भी अंधी गोली आ सकती है। फिर मैंने बाकी का इंतजार नहीं किया। कार स्टार्ट करके तेजी से ड्राइव करते हुए धुएं के दबीज बादलों से निकला। मैं देखना चाहता था मोरीना को किस गाड़ी में ले जाया जा रहा है। उस रास्ते पर बेशुमार गाड़ियां गड़मड़ हो गई थीं। किसी को आगे या पीछे जाने का मौका नहीं मिल रहा था। मैं रिवर्स गियर पर गाड़ी को चलाता हुआ फिर धुएं के बादलों में आया। उसे तेजी से मुखालिफ सिमत घुमाया। फिर ड्राइव करता हुआ उस रास्ते पर आया जिस पर हम पहले आए थे। आगे जाने वाली गाड़ियों के बराबर होकर देखता गया, शायद किसी में मोरीना नजर आ जाए, मगर वो हाथ से निकल गई थी। रसवंती ने पूछा, ये क्या हो गया फरहाद? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, कोई ज़रूरी तो नहीं कि कामयाबी हमेशा फरहाद अली तैमूर के कदम चूमती रहे। शीबा की आवाज़ आई, रसवंती में अभी मोरीना के दिमाग में गई थी। वो कमबख्त अंधी और बहरी हो जाती है। मैंने उसे समझाया हम उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो हमें दुश्मन समझती है। रसवंती ने पूछा, फरहाद तुम्हारा क्या ख्याल है? उसे किसने अगवा किया है? आयरन के हमजाद हार्डी ने या तनाना ने? तुम तनाना से मालूम कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ। तुम दोनों आराम करो, बाकी से कह दो वो रिहाइशगाह में मेरा इंतजार करे। मैंने तनाना को मुखातिब किया। उसने सांस रोक ली, फिर मेरे पास आकर बोली, फरहाद प्लीज़ मेरे पास ना हो। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगी। अच्छा, तो मोरीना को तुम ले जा रही हो? मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज़ मेरा इंतजार करो। वो चली गई, मुझे तशवीश में मुब्तला कर गई। अभी जिस अंदाज में मोरीना को अगवा किया गया था उससे ज़ाहिर है ये तनाना के अकेले की बस की बात नहीं। क्या वो किसी गिरोह से मिल गई थी या कोई खतरनाक तंजीम उसे अपने एतमाद में ले चुकी है? दोनों सूरतों में कोई गिरोह की ख्याल ख्वानी से फ़ायदा उठा रहा था। जब वो बहन का ब्रेन वॉश करके ट्रांसफार्मर मशीन का इस्तेमाल करेगी तो वो गिरोह उस मशीन और ख्याल ख्वानी करने वाली बहनों के करीब होगा। हालात बता रहे थे कि तनाना अपनी तबाही के धाने पर पहुंच गई है। मुझे बाद में मालूम हुआ वो क्या करती फिर रही थी। जो बाद में मालूम हुआ मैं उसे भी तफसील से बता रहा हूँ। मेरे पास कमबख्त ऐसे किरदार आते रहती हैं। बहरहाल मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तनाना ने पहली बार मुझे बगैर इजाज़त अपने दिमाग में आने से मना किया तभी मैं समझ गया था वो अपनी बहन की खातिर उल्टी सीधी चालें चलेगी। एक बार मोरीना ने उसे कहा था, तनाना अगर तुम वाकई मेरी बहन हो तो मुझे यकीन दिलाओ कि किसी टेलीपैथी जानने वाले से तुम्हारा राब्ता नहीं है। पहले मुझे मुतमईन करो, मेरी कसम खाओ कि फरहाद से तुम्हारी दोस्ती या शनासाई नहीं है। तनाना मुझे दिलो जान से चाहती थी, मुझसे दोस्ती तोड़ नहीं सकती थी।
बहन को छोड़ नहीं सकती थी। उसने झूठी कसम खाई। मेरी बहन फरहाद को मेरे वजूद का इल्म नहीं है, बल्कि कोई टेलीपैथी जानने वाला या जानने वाली यकीन से नहीं कह सकती कि मैं जिंदा हूं या मर चुकी हूं। यह सिर्फ तुम जानती हो। उधर उसने बहन को यकीन दिलाया, इधर मुझसे इल्तिजा की कि मैं बगैर इजाजत उसके दिमाग में ना हूं। कहीं ऐसा ना हो मैं दिमाग में रहूं, उधर से मोरीना आके हमारी बातें सुन ले और हमारे ताल्लुकात को समझ ले। वो मोरीना को भी अपने दिमाग में रहने की इजाजत नहीं देती थी। यह उसकी दानिशमंदी थी। मोरीना आकर बातों के दौरान मालूम कर सकती थी कि बहन कहाँ रहती है और फरहाद से चोर ताल्लुकात हैं। उधर मोरीना सैरज़दा थी, हम सबको आने की इजाज़त देती थी मगर अंधी और बहरी बन जाती थी। एक बार मैंने मोरीना के दिमाग में पहुंचकर दोनों बहनों की बातें सुनी थी। तनाना इसी बात पर बज़िद्दी थी कि मोरीना को आयरन हार्डी के तनवीमी सैर से निकलने के लिए बहन के पास आना चाहिए। फिर उसने इंकशाफ किया, बहन मोरीना, वो ट्रांसफार्मर मशीन मेरे पास है। अगर आयरन हार्डी उससे फ़ायदा उठाना चाहता है तो पहले तुम्हें तनवीमी सैर से आज़ाद करे। आयरन ने मोरीना के जरिए कहलवाया। अव्वल तो हमें यकीन नहीं है कि इतनी अहम मशीन अकेली तनाना हासिल करेगी, और अगर यह दुरुस्त है तो फिर मेरा नुमाइंदा तनाना के नुमाइंदे से मुलाकात करेगा या कोई ऐसा तरीक़ाकार मुतय्यन करेगा जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। तनाना ने कहा, मुझे मंजूर है। मेरी जानिब से जो लड़की नुमाइंदा बनकर आएगी उसका नाम पामीला है। मोरीना ने कहा, आयरन की तरफ से जो नुमाइंदा आएगा उसका नाम जॉन हार्डले है। एक बात अच्छी तरह से याद रखो, मेरी तरफ से आने वाली पामीला योगा की माहिर है। तुम उसके दिमाग में नहीं जा सकोगी। कोई अहम बात हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। इन नुमाइंदों की मुलाकात के लिए एक होटल का कमरा रिजर्व करवाया गया। तनाना पामीला के नाम से खुद वहां गई। अपने परस में एक ऐसी दवा रखी जिसे खाने या पीने की चीज़ में मिलाकर देती तो वह नुमाइंदा साबी कमजोरी में मुब्तला हो जाता। वो उस पर तनवीमी अमल करती, फिर उसे मामूल बनाकर आयरन हार्डी के पास जाने देती। इस तरह वो मोरीना और आयरन की खुफिया रिहाइशगाह तक पहुंच सकती थी। उसने सोचा था, मोरीना का सुराग मिलते ही मैं फरहाद को आज़ादी से दिमाग में आने की इजाज़त दे दूंगी। वो मेरी कारकर्दगी पर खुश होगा और मोरीना को वहां से निकाल लाने में मेरी मदद करेगा। उसकी प्लानिंग उम्दा थी, लेकिन दुश्मन को नादान समझना सबसे बड़ी नादानी है। उसने होटल के कमरे में आयरन के नुमाइंदे मिस्टर जॉन हार्डले से मुलाकात की। वो कद्दे-आवर, सेहतमंद और निहायत खूबरू शख्स था। आंखों पर स्याह गॉगल्स पहने हुए थे। उसने करीब आकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। तनाना ने मुसाफिया किया। उसी वक्त वो आंखों से स्याह गॉगल्स हटाकर बोला, मैं सोच भी नहीं सकता था यहाँ एक हसीन दोशीज़ा से मुलाकात होगी। तनाना ने मुस्कुराकर देखा तो दिल की धड़कन अचानक ही तेज हो गई। पहले महसूस हुआ मुसाफिया करने वाला हाथ अजनबी हाथ की गिरफ्त में जकड़ गया है। फिर समझ में आया उसकी आंखें अजनबी की आंखों में पेवस्त हो गई हैं। उसने वहां से नजरें हटाने की कोशिश की। अजनबी ने कहा, तुम मेरी आंखों में देखती रहोगी। ये आंखें तुम्हारी दुनिया है, ये आंखें तुम्हारी कुल कायनात है। तुम इस कायनात से बाहर नहीं जा सकोगी। और सचमुच वो नजरें हटाने में नाकाम रही थी। उसने आज तक ऐसी आंखें नहीं देखी थीं जो पहली नजर में ही जकड़ लेती हैं। यूं लग रहा था अजनबी नहीं बोल रहा बल्कि आंखें हुक्म दे रही थीं, बैठ जाओ। वो सोफे पर बैठ गई, वो भी साथ ही बैठ गया ताकि निगाहें एक दूसरे से इसी तरह लिपटी रहें। फिर उन हुक्मरान आंखों ने पूछा, तुम्हारा नाम? वो आंखों की कायनात में तनहा थी और तनहा आदमी अपने आप से झूठ नहीं बोलता। वो बेख्तियार बोली, तनाना, तुमने फर्जी नाम क्यों अपनाया था? मैं सोच कर आई थी तुम पर तनवीमी अमल करूंगी, तुम्हें अपना मामूल बनाकर अपनी बहन की खुफिया रिहाइशगाह तक पहुंच जाऊंगी। यही मैं सोच कर आया हूं। क्या तुम मेरी मामूला हो? हाँ, मेरी कायनात में तुम ही तुम हो। मैं तुम्हारी मामूला हूं, मगर तुम कौन हो अजनबी? मेरा नाम हार्डी है। मेरे हमजाद आयरन ने मोरीना को अपनी आंखों के कैद खाने में रखा है। आज से तुम मेरी कैद में रहोगी, मेरी आंखों को हमेशा याद रखोगी। जब भी आंखें तुम्हें बुलाएंगी तुम सारी दुनिया छोड़कर मेरे कदमों में आ जाओगी। मैं तुम्हारे कदमों में मर जाऊंगी। अब अपने मुतल्लिक बोलती जाओ। वो बोलने लगी, अपनी होश संभालने की उम्र से लेकर आज तक की तमाम अहम बातें बताने लगी। उसने बताया तकरीबन 50 के करीब तेज तरार औरतें उसकी आलाकार हैं। इस शहर में उसकी 4 खुफिया रिहाइशगाहें हैं। उसने एक खुफिया अड्डा किटी क्वीन से छीन लिया था। फरहाद अली तैमूर से किन हालात में मुलाकात हुई? अब उससे दिली और जज्बाती ताल्लुकात हैं। पिछले दिन से उसने फरहाद पर पाबंदी लगा दी है। वो बगैर इजाज़त उसके दिमाग में नहीं आ सकता। तनाना उन शैतानी आंखों के सामने अपने आप को भूल गई थी। उसने ट्रांसफार्मर मशीन के मुतल्लिक भी बता दिया। हार्डी ने पूछा, फरहाद तुम्हारी खुफिया रिहाइशगाहें देख चुका है? क्या वो मशीन तक नहीं पहुंच सकता? फरहाद को उस जगह का इल्म नहीं है जहां वो मशीन छुपाई गई है। मेरा राजदार सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड पीटर पॉल है। क्या तुम अभी बॉडीगार्ड के साथ आई हो? हाँ, वो मेरे साथ दिन रात रहता है। अभी होटल के वेटिंग रूम में होगा। तुम इस कमरे से निकलने के बाद बॉडीगार्ड को रुखसत कर दोगी, फिर मुझे उस ट्रांसफार्मर मशीन तक ले जाओगी। किसी हीलो हुज्जत के बगैर उसे मेरे हवाले कर दोगी। तुम्हारा हर हुक्म मेरे अंदर खंजर की तरह उतरता है, मैं तामील करूंगी। मैंने सोचा था हम 2 भाइयों के पास तुम 2 बहनें रहा करोगी, लेकिन फरहाद पहले ही तुम पर हाथ साफ कर चुका है। मैं तुम्हारी जैसी टेलीपैथी जानने वाली को फरहाद के पास छोड़ नहीं सकता। तुम मेरे हुक्म पर जान दोगी, मैं जान दूंगी।
मैं तुम्हें 1 हफ्ते की जिंदगी दे रहा हूँ ट्रांसफार्मर मशीन को ऑपरेट करने, और हम 2 भाइयों के दिमागों में टेलीपैथी मुंतकिल कराने के दौरान शायद तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। लिहाजा ठीक 1 हफ्ते बाद आज ही के दिन खुदकुशी कर लोगी। मैं 1 हफ्ते के बाद आज ही के दिन खुदकुशी कर लूंगी। तुम अपने आखिरी लम्हे तक फरहाद से बदस्तूर महबूबाना अंदाज में मिलती रहोगी। उसे शुबा नहीं होने दोगी कि किसी ने तुम्हें तनवीमी शहर में जकड़ रखा है। मैं फरहाद को शुबा करने का मौका नहीं दूंगी। तुम ट्रांसफार्मर मशीन मेरे हवाले करने के बाद भूल जाओगी। तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं रहेगा। तुम गैर शऊरी तौर पर मेरी आंखों के ज़ेर असर होगी। मोरीना जब भी मेरी आंखों का हवाला देकर जो कहेगी तुम उस पर अमल करोगी। वो हुक्म दे रहा था, तनाना उसके हर हुक्म पर अमल करने का अहद कर रही थी। फिर हार्डी ने अपनी चुभती हुई नजरें उस पर से हटा ली। तनाना ने गहरी सांस ली, जैसे मनोबोझ उतर गया हो। फिर उसका सर सोफे की पुश्ते से टिक गया, आंखें बंद हो गईं। हार्डी खिड़की के पास आया, उसे खोलकर जेब से नन्हा सा ट्रांसमीटर निकालकर ऑपरेट करने लगा। खिड़की के बाहर दूर तक फैला हुआ शहर दिखाई दे रहा था। राब्ता कायम होने पर उसने कहा, आयरन खुश हो जाओ, मैं ट्रांसफार्मर मशीन लेकर आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से आयरन की आवाज़ सुनाई दी। वो खुशी से नारा लगा रहा था। हार्डी ने कहा, तनाना मेरे तनवीमी शहर में है। तुम पूरी तफसील गौर से सुनो। उस जगह का एड्रेस नोट करो जहां वो मशीन है। अगर कोई गैर मुतवक्का बात हो जाए, मैं 1 घंटे के अंदर मशीन ना ला सकूं, तो तुम पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच जाना। हार्डी अपने हमजाद आयरन को तफसील से पूरी रुदात सुनाता रहा। फिर उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। तनाना सोफे की पुश्ते से टेक लगाए, तनवीमी नींद सो रही थी। वो उसके पास आकर उसके कान में आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, हार्डी की आंखें तुम्हें हुक्म दे रही हैं, बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ और अहकामात की तामील करो। उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। फिर एक भरपूर अंगड़ाई ली, जैसे पूरे बदन से नींद का खुमार निकाल रही हो। उसने हार्डी की आंखों को देखा, फिर सर झुकाकर टेलीफोन का रिसीवर उठाया। राब्ता कायम होने पर कहा, वेटिंग रूम में मिस्टर पीटर पॉल हैं, प्लीज़ उन्हें रिसीवर दीजिए। थोड़ी देर बाद पीटर पॉल की आवाज़ सुनाई दी। तनाना ने कहा, मैं मिस्टर जॉन हार्ले के साथ किसी काम से जा रही हूँ, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। पीटर पॉल ने कहा, लेकिन मादाम आपका हुक्म था मैं किसी हाल में आपका साथ ना छोड़ूं। वह सख्त लहजे में बोली, नो आर्ग्यूमेंट्स, मैं हुक्म दे रही हूँ, जाओ यहाँ से। ऑल राइट मादाम। राब्ता खत्म हो गया। हार्डी ने आंखों पर से ऐनक लगा ली। 10 मिनट इंतजार किया ताकि पीटर पॉल चला जाए। फिर वो तनाना के साथ होटल के बाहर आया। उसे अपनी गाड़ी की अगली सीट पर बैठने के लिए कहा। फिर खुद स्टीयरिंग सीट संभाल ली। ड्राइव करता हुआ होटल के अहाते से निकला। तनाना के बताए हुए पते की सिमत कार दौड़ाते हुए बोला, तुम ख्याल खुमानी के जरिए पीटर पॉल को जाने का हुक्म दे सकती थी, फिर फ़ोन क्यों इस्तेमाल किया? वो बोली, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बात आई कि फ़ोन पर बॉडीगार्ड से होने वाली गुफ्तगू तुम्हें भी सुनना चाहिए। ख्याल खुमानी की बातें तुम सुन नहीं सकोगे। वैसे हम अभी कहाँ जा रहे हैं? ऐसी जगह जहाँ तुम्हारे और पीटर पॉल के सिवा कोई नहीं जा सकता। वो 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद वहाँ पहुँच गए। तनाना ने परेशान होकर कहा, मैं तुम्हें इस बंगले के अंदर नहीं जाने दूंगी। हार्डी ने ऐनक उतारी। वो साकित रह गई। उसने कहा, तुम जब भी इनकार करना चाहोगी तुम्हें ये आंखें याद आ जाएंगी। मुझे इन आंखों से रिहा करो, मैं इनकार नहीं करूंगी। हार्डी ने नजरें हटा ली। दोनों कार से उतरकर बंगले के अंदर आए। वहां एक कमरे में बड़ी सी तस्वीर थी जो असल में चोर दरवाजा थी। इसके पीछे एक खुफिया कमरा था। तनाना ने मशीन को 4 मुख्तलिफ सूटकेसों में लॉक कर दिया था। जब हार्डी उसके साथ खुफिया कमरे में पहुंचा तो एकदम से चौंक गया। चारों सूटकेस एक के ऊपर एक रखे हुए थे। उन सब के ऊपर पीटर पॉल बैठा हुआ था। हार्डी ने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? मैं अपनी मालका का वफादार हूँ। मालका ने हुक्म दिया, होटल से चले जाओ। ये नहीं कहा मुझे कहाँ जाना चाहिए, लिहाजा यहाँ आ गया। तनाना ने कहा, मैं फिर हुक्म देती हूँ, यहाँ से चले जाओ। हुक्म की तामील से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पीटर पॉल किसी बेहया का बॉडीगार्ड नहीं रहता। अगर फरहाद साहब के बाद तुम इस शख्स को अपना राजदार और तन्हाइयों का साथी बना रही हो तो मैं अभी इस मुलाजमत को ठुकरा दूंगा। तनाना ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। मिस्टर जॉन हार्ले ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। मैं बेहया नहीं हूँ। मेरा हुक्म मानो और चले जाओ। मेरी मालका, तुमने कहा था बहुत मजबूर होकर फरहाद साहब से मशीन को छुपा रही हो। आइंदा अपनी बहन मोरीना को हासिल करने के बाद फरहाद साहब इस मशीन को ऑपरेट करेंगे। मेरे मालिक के सिवा कोई और शख्स यहाँ नहीं आएगा। फिर ये कैसे आ गया? वो गुस्से से बोली, तुम फरहाद के नहीं मेरे मुलाजिम हो, जाओ यहाँ से। हार्डी ने कहा, ये यहाँ से जिंदा जाएगा तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, मैं इसे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही पीटर पॉल ने फिजा में छलांग लगाते हुए एक फ्लाइंग किक मारी। वो लड़खड़ाता हुआ चोर दरवाजे से गुजरता हुआ कमरे में आया। फिर पीटर पॉल के मुकाबले पर तुल गया। अपनी आंखों से ऐनक उतार कर एक तरफ फेंकते हुए बोला, लड़ने वाला अपने मुकाबिल की आंखों में देखता है, तुम भी देखो। पॉल ने उसकी आंखों को देखा। उसे कुछ कमजोरी का एहसास हुआ। दिमाग ने समझाया, किसी जादूगर की आंखें, मुझे नहीं देखना चाहिए। उसने जल्दी से दोनों आंखों पर हाथ रख लिए। हार्डी ने एक घुंसा रसीद किया, फिर दूसरा और तीसरा घुंसा मारते हुए कहा, हाथ हटाओ, मर्दों की तरह आंखें मिलाकर मुकाबला करो। पॉल ने अचानक कराटे का एक हाथ रसीद किया। हार्डी का मुंह दाएं घूम गया। उसने कराटे का दूसरा हाथ मारा, मुंह बाएं तरफ घूम गया। फिर उसने घूमकर एक लात मारी। बड़ी ही नपी तुली किक थी।
हार्डी की बाछों से खून की धार बहने लगी। वो एक कुर्सी से टकराया, फिर दूसरी तरफ उलटकर फर्श पर चला गया। दोनों का कद 6 फुट से ऊपर था। दोनों सेहतमंद फौलादी जिस्म के मालिक थे। हार्डी एक माना हुआ फाइटर था, अपनी तिलिस्मी आंखों से भी जेर करता था। आज उसे तस्लीम करना पड़ा, पीटर पॉल शेर पर सवा शेर है। वो आंखों से बचकर हमले करेगा तो उसे सिर्फ जिस्मानी कुव्वत और दाव पेच से शिकस्त देना मुमकिन न होगा। पीटर पॉल ने पैंतरा बदलते हुए कहा, उठो, अपनी आंखों को औरतों के लिए बचा कर रखो, मेरे साथ मर्दों की तरह मुकाबला करो। हार्डी ने अब जमकर मुकाबला किया। दोनों पागल हाथियों की तरह टकरा रहे थे, भूखे शेर की तरह एक दूसरे पर झपट रहे थे। फिर मुकाबला बराबर का न रहा। हार्डी जख्मों से चूर हो रहा था। उसने गरज कर कहा, तनाना, मेरी आंखें हुक्म देती हैं, इसे खत्म कर दो, अपना परस खोलो। तनाना के हवास पर आंखें छा गईं। उसने बड़ी फुर्ती से परस खोलकर रिवॉल्वर निकाला, अपने बॉडीगार्ड का निशाना लिया, लेकिन एक ठोकर पड़ते ही रिवॉल्वर हाथ से निकल गया। हार्डी ने दौड़कर उसे कैच करना चाहा। उसके पेट पर ठोकर पड़ी। वह संभलते संभलते तनाना से टकराया। तनाना दीवार से टकराई। आगे से पहाड़ जैसे हार्डी का बोझ, पीछे से दीवार की सख्तियों से पीस कर रख दिया। वह बेहोश होकर फर्श पर आ गई। पॉल ने ठाई से फायर किया। हार्डी की रान में गोली पेवस्त करते हुए बोला, मैंने कभी कत्ल नहीं किया, ऐसे मौकों पर दुश्मन को ताकुब करने के काबिल भी नहीं छोड़ता। उसने दूसरी गोली दूसरी रान में उतार दी। हार्डी फर्श पर गिरकर तड़प रहा था। पॉल तेजी से खुफिया कमरे में गया। जब वापिस आया तो उसकी दोनों बगल में 2 सूटकेस और दोनों मुट्ठियों में और 2 सूटकेस थे। रिवॉल्वर की गोलियां हार्डी के जिस्म में आग लगा रही थीं। कोई और होता तो अब तक बेहोश हो जाता। वो एक लरसता हुआ हाथ उठाकर बोला, रुक जाओ, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें किसी का बॉडीगार्ड बनकर नहीं रहना चाहिए। रुक जाओ, मेरी बात मान लो, रुक जाओ। मगर वो चला गया। 2 मिनट के बाद वापस आया। हार्डी तकलीफ के बावजूद खुश होकर बोला, मैं जानता था तुम आओगे। मैं तुम्हें नकद $10 लाख दूंगा। तुम्हारे दूसरे मुतालबात भी पूरे कर दूंगा। वो बोलता रहा। पॉल अपनी बेहोश मालका को दोनों बाजू में उठाकर ले गया। वह गुस्से से गालियां बकने लगा। फिर बकते बकते आवाज मुर्दा हो गई। वह निढाल सा होकर फर्श पर चारों शाने चित हो गया। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद बहुत सारे कदमों की आवाजें सुनाई दी। आयरन 1 घंटा इंतजार करने के बाद अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा तो उसका हमजाद बेहोश हो चुका था और फर्श पर लहू बह रहा था। तनाना को होश आया तो उसने खुद को अपने बेडरूम के आरामदेह बिस्तर पर पाया। वो आहिस्तगी से उठकर बैठ गई। परेशान होकर सोचने लगी, क्या मैं ख्वाब देख रही थी? क्या जो कुछ हुआ वो एक ख्वाब था? उसे गुजरे हुए वाकयात याद आ रहे थे। जो कुछ हुआ वो उसके मंसूबे के खिलाफ हुआ। वो मशीन किसी के हवाले नहीं कर सकती थी। इसके बावजूद दिमाग समझा रहा था जो हुआ बुरा हुआ। एक बॉडीगार्ड पीटर पॉल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने पॉल को मुखातिब करने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज की। फिर दूसरे ही लम्हे में सर को दोनों हाथों से थाम लिया। वह तवील बेहोशी के बाद होश में आई थी। अभी दिमाग कमजोर था। वो ख्याल ख्वानी नहीं कर सकती थी। उसी वक्त उसका चीफ सेक्रेटरी मॉर्गन एक ट्रॉली के साथ आया। ट्रॉली में ताज़ा फल, खुश्क मेवे और दूध, ओवल्टीन वगैरह सब कुछ था। मॉर्गन ने कहा, बेटी तुम कमजोर हो गई हो, कुछ खा पी कर दूध पी लो। मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? पॉल कहाँ है? वो तुम्हें छोड़कर कहीं गया है, बड़ी जल्दी में था। ओह मिस्टर मॉर्गन, वो ट्रांसफार्मर मशीन ले गया है। क्या कह रही हो बेटी? नहीं नहीं, उसकी वफादारी पर शुबा ना करो। वह मशीन ऐसी ही है कि पैदाइशी वफादारों को भी गद्दार बना देती है। ऐसा है तो ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम करो वो मशीन कहाँ ले गया है। अभी मेरा दिमाग कमजोर है। उसका सुराग लगाने के लिए मुझे नॉर्मल होना पड़ेगा। कुछ खाना पीना जरूरी है। वो फल खाने लगी और दूध पीने लगी। मोरीना ने उसे मुखातिब किया, सांस ना रोकना, मैं तुम्हारी बहन मोरीना हूँ। सांस क्या खाक रोकूंगी, तुम्हारी खातिर वो मशीन हाथ से निकल गई। दिमाग अलग कमजोर हो गया। अभी ख्याल खोने की कोशिश कर रही थी, सर दुखने लगा। मुझे सब मालूम हो चुका है। आयरन और हार्डी के आदमियों ने तुम्हारी खुफिया रिहाइशगाहों और किटी क्वीन के अड्डे में पीटर पॉल को तलाश किया है। वो कहीं नजर नहीं आया। तुम सोच कर बताओ वो कहाँ छुप सकता है? वैसे हमारे आदमियों ने शहर के बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी की है। वो बाहर नहीं जा सकेगा। तनाना ने परेशान होकर कहा, मुझे डर है कहीं वो मशीन लेकर फरहाद के पास न पहुंच जाए। मोरीना ने पूछा, तुमने हार्डी की आंखों को फरहाद का पता क्यों नहीं बताया? तनाना के हवास पर फिर वही आंखें छा गईं। उसने कहा, फरहाद ने अपनी रिहाइशगाह तक कभी पहुंचने नहीं दिया। फिर मैं उन आंखों को पता कैसे बताती? तुम पीटर पॉल की आवाज और लबो लहजे याद करो। मैं उसके लबो लहजे को याद करूंगी, फिर तनाना बनकर उसे मुखातिब करूंगी। कुछ तो मालूम होगा वो नमक हराम कहाँ मर रहा है। तनाना सर झुका के आंखें बंद करके पीटर पॉल का तस्वुर करने और उसके लबो लहजे को दोहराने लगी। उसने खुद को हल्का फुल्का सा महसूस किया। फिर खुश होकर बोली, मैं ख्याल ख्वानी कर सकती हूँ। अभी मैं पॉल के पास पहुंची थी। उसने सांस रोक ली। उसने फिर पॉल को मुखातिब किया। वो बोला, मेरी मालका मैं हाजिर हूँ। उसने फिर सांस रोक ली। तनाना ने फिर मुखातिब किया, ये क्या हरकत है? मेरी मालका, मेरे फोन का इंतजार करो। उसने फिर दिमाग से निकाल दिया। तनाना झुंझला गई। मोरीना ने कहा, कमबख्त बहुत चालाक है। मैंने चुपके से मालूम किया वो एक पार्क में बैठा हुआ था। मैं समझ रही थी वो मशीन के पास होगा। 10 मिनट के बाद फोन की घंटी सुनाई दी। तनाना रिसीवर उठाकर बोली, हेलो। आवाज सुनाई दी, मेरी मालका मैं हाजिर हूँ। फोन के जरिए क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारी भलाई के लिए।
मैं दिमाग का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोलूंगा तो कोई दूसरा चुपके से आकर मशीन का ठिकाना मालूम कर लेगा। सिर्फ मैं तुम्हारे दिमाग में आऊंगी? सॉरी, तुम काबिल एतमाद नहीं रही। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे साथ आने वाले अजनबी ने तुमसे कहा कि हार्डी की आंखें याद करो और मुझे ख़त्म कर दो। तुम सचमुच मुझे ख़त्म करने लगी थी और तभी मैं समझ गया था तुम अपनी बहन की तरह सहरज़दा हो गई हो। इन हालात में सिर्फ एक शर्त पर भरोसा कर सकता हूँ। बोलो, क्या शर्त है? तुम फरहाद साहब को तमाम हालात से आगाह करो या मुझे उनका पता बताओ। वह तुम्हें ज़रूर शैतानी आंखों के तिलिस्म से निकालेंगे। जब तुम नॉर्मल हो जाओगी तो मैं पहले की तरह तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूंगा। तुम फरहाद को इस मामले में ना लाओ, यानी तुम दुश्मनों को तरजीह दे रही हो। ये तुम फरहाद के वफादार कब से बन गए? मैं सिर्फ तुम्हारा वफादार हूँ। अगर फरहाद साहब तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो तुम्हारी खातिर उनसे भी टकरा जाऊंगा, लेकिन ये मेरा ईमान है कि तुम्हें मौजूदा दलदल से फरहाद साहब ही निकाल सकती हैं। तनान्ना सोच में पड़ गई। मोरीना ने कहा, इससे कहो अभी फरहाद साहब इससे दिमागी राब्ता कायम करेंगे, फिर मैं फरहाद के लबो लहजे में उससे बात करूंगी। पीटर पॉल ने पूछा, मेरी मालका खामोश क्यों हो? मेरे लिए खतरा बढ़ रहा है। दुश्मन खास राय से मालूम कर सकते हैं कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। बेहतर है तुम रसीवर रख दो। अब मैं बहुत दूर किसी दूसरे इलाके में जाकर फ़ोन करूंगा। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। अब की बार तनान्ना और मोरीना को आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। फिर फ़ोन की घंटी सुनाई दी। तनान्ना ने जल्दी से रसीवर उठाकर गुस्से से पूछा, क्या ये तुम हो? तुमने इतनी देर इंतजार क्यों कराया? क्या मैं तुम्हारी मुलाजमा हूँ? तुम नाहक नाराज़ हो रही हो। मैं रसीवर रखकर तेजी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ मशीन के खुफिया मुकाम तक गया। मशीन के चारों हिस्सों को यकजा किया, फिर उनके दरमियान एक टाइम बॉम्ब रख दिया। तनान्ना ने चीखकर पूछा, टाइम बॉम्ब आखिर क्यों? इसलिए कि दुश्मन मुझे किसी भी टेलीफोन बूथ में घेरने की हमाकत नहीं करेंगे। तुम ये बात उन शैतानी आंखों वालों तक पहुंचा देना। मैंने टाइम बॉम्ब की ब्लास्टिंग के लिए 50 मिनट का वक्त सेट कर दिया है। अगर किसी ने मुझे गिरफ्तार किया और मैं 50 मिनट से पहले वहां ना पहुंचा तो एक ज़बरदस्त धमाका होगा और मशीन के पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे। मोरीना गुस्से से चीख कर बोली, तनान्ना ये तुमने किस कमीने को बॉडीगार्ड बनाया है? इससे कहो फौरन जाए और टाइम बॉम्ब को ऑफ कर दे। तनान्ना ने कहा, पॉल अभी फरहाद साहब तुमसे दिमागी राब्ता कायम करेंगे। तुम फौरन जाकर टाइम बॉम्ब को ऑफ करो। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कोई भी फरहाद साहब बनकर बोल सकता है, इसलिए मैं उनके रूबरू गुफ्तगू करना पसंद करूंगा। दैट्स ऑल। उसने फ़ोन का राब्ता ख़त्म कर दिया। दोनों बहनें तिल मिलाकर रह गईं। उधर हार्डी की रानों से गोलियां निकाल दी गई थीं। वो अपने एक प्राइवेट अस्पताल में पड़ा हुआ था। अगर एक भाई जख्मी होता था तो कुदरती तौर पर दूसरा भाई जख्मों से उठने वाली टीसों को महसूस करता था। दूसरी तरफ आयरन अपने जख्मी हमजाद की तकलीफ महसूस कर रहा था और बार बार बिस्तर पर गिर जाता था। मोरीना आयरन के लिए परेशान थी। अगर वह मशीन हाथ आ जाती तो दोनों भाई अपनी सारी दुख बीमारी भूल जाते, लेकिन मशीन थी कि ख्वाब होती जा रही थी। पीटर पॉल किसी को अपने दिमाग में आने नहीं देता था। पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही पूछता था, क्या फरहाद साहब का पता बता रही हो? जवाब में कोई दूसरी बात कही जाती तो वह सांस रोक लेता। उसे चक्कर देने के लिए कोई पता दिया जा सकता था। जब वहां पहुंचता तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता, लेकिन उसने पहले ही खतरे की घंटी बजा दी थी कि वह जब भी फ़ोन करने या मुलाकात करने खुफिया पनाहगाह से निकलेगा तो मशीन को टाइम बॉम्ब से मुंसलिक करके आएगा। दोनों भाइयों और दोनों बहनों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। वह मशीन गले में हड्डी की तरह अटक गई थी। ना उसे निकला जा सकता था, ना उगला जा सकता था। यूं 2 दिन और 2 रातें गुजर गईं। हार्डी के जख्म इतनी जल्दी भर नहीं सकते थे, लेकिन तकलीफ कम हो गई थी। वो पहियों वाली कुर्सी पर बैठकर और हमजाद आयरन अपने पैरों से चलकर इधर उधर जाने के काबिल हो गए थे। ऐसे ही वक्त ये धमाका खेज इतला मिली कि फौज ने आयरन के तमाम खुफिया अड्डों को घेर लिया है। आयरन चारों तरफ से घिर गया था। उसके खिलाफ बयान देने वाली लेडी करीना का हार्डी से कोई ताल्लुक न था, लिहाजा वो गिरफ्तारी से बच गया। आयरन ने मोरीना को समझाया, तुम तनान्ना और हार्डी से राब्ता कायम करो। फौजी जवान तुम्हें 2 ही रास्तों में से किसी एक रास्ते से ले जाएंगे। हार्डी अपने जानिसार भेजेगा, तनान्ना उनके साथ रहेगी। रास्ते में फौजियों से छीनकर निजात दिलाएगी और हार्डी के को खुफिया अड्डे में पहुंचाएगी। तनान्ना को हार्डी के आदमियों के साथ रहना चाहिए। किसी मरहले पर उसकी टेलीपैथी भी काम आ सकती है। आयरन और हार्डी का यही खुफिया ऑपरेशन था जिसने मेरे ऑपरेशन को नाकाम बना दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तनान्ना अपनी बहन की तरह सहरज़दा होकर मेरे खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। जब मैंने उसके दिमाग पर दस्तक दी तो उसने कहा, फरहाद प्लीज़ अभी चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगी। वह बहुत खुश थी। उसे मशीन के जाने की परवाह नहीं थी, क्योंकि प्यारी बहन मिल गई थी। वह 2 मुसल्ला जवानों के साथ अपनी गाड़ी में आई। पता चला फायरिंग और जवाबी फायरिंग के दौरान उस गाड़ी का एक पहिया बेकार हो गया है। वक्त कम था, मुखालिफ पार्टी का खौफ था। वह फौरन ही मोरीना के साथ गाड़ी से निकली। धुएं के दबीज बादलों से गुजरते हुए एक कार के पास पहुंची। उसका पिछला दरवाजा खोलकर मोरीना के साथ बैठ गई। उसके मुसल्ला साथी ने फुर्ती से अगला दरवाजा खोला। फिर स्टीयरिंग पर बैठे हुए शख्स को रिवॉल्वर की जद पर रखकर बोला, फौरन चलो वरना गोली मार दूंगा। उस शख्स ने पाइप को मुंह में दबाया, उसे इत्मीनान से सुलगाया। तनान्ना ने गुस्से से कहा, गाड़ी चलाओ वरना खोपड़ी में जलजला पैदा कर दूंगी। उसने पाइप से एक कश लिया, फिर धुआं छोड़ते हुए पलटकर बोला, इंटरनेशनल जासूस मंगल पांडे की गाड़ी मर्जी से चलती है, खामोश बैठे रहो। ये जो वाकयात पेश आ रहे थे, इन वाकयात के दौरान इसी मशीन और मरीना के लिए दूसरी जगह भी बहुत कुछ हो रहा था।
उसके मुतालिक भी सुनिए। अब यह समझना मुश्किल था कि वो मशीन और 2 बहनें किस खुशकिस्मत के हाथ लगेंगी। सुपर मास्टर को इतला मिल गई थी कि इतनी खामोशी और राजदारी से छापे मारने के बावजूद नाकामी हो रही है। खतरनाक तनवीमी अमल जानने वाला आयरन गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन मोरीना जो असल मोहरा थी उसे अगवा कर लिया गया है। उसे हासिल करने के लिए सुपर मास्टर ने बड़े सख्त अहकामात जारी किए थे। पूरे मुल्क में रेड पावर से ताल्लुक रखने वालों को आर्जी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। मास्कमैन से कह दिया गया था कि आज 12 घंटे तक उसका कोई त्यारा या हेलीकॉप्टर किसी एयरपोर्ट में नहीं आएगा और ना ही किसी फ्लाइंग क्लब से परवाज करेगा। इसराइली एजेंट्स पर भी यही पाबंदी आयद कर दी गई। मेरे मुतल्लिक किंग फर्नांडो पर शुबा था, उसे उसकी रिहाइशगाह में नजरबंद कर दिया गया। उसकी तमाम ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टरों को सरकारी तहवील में ले लिया गया। इस तरह सुपर मास्टर ने मुझे हासिल होने वाली सहूलतों को यकसर खत्म कर दिया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उसके दिमाग में रहकर उसकी आयद करदा पाबंदियों का तोड़ करता जा रहा हूँ। जब मोरीना मेरे हाथ से निकल गई और तनाना ने मुझे दिमाग में आने से रोक दिया तो जी में आया उसे दिमागी झटके पहुंचाऊं, लेकिन इससे कुछ हासिल न होता। एक तो वो बार बार सांस रोकती, दूसरे मोरीना उसे संभालती। अगर यही सलूक मोरीना से करता तो तनाना उसे संभालती। हो सकता था उनके मुसल्ला साथी उन्हें बेहोश कर देते, फिर मेरी टेलीपैथी काम न आती। सबसे अहम बात यह कि मैं तनाना को नुकसान पहुंचाकर दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। वह सिर्फ मोरीना की मोहब्बत में आर्जी तौर पर मुझसे अलग हुई थी, फिर मेरी ही तरफ लौट कर आने वाली थी। मैंने सोचा मुझे सब्र करना चाहिए और सुपर मास्टर के तरीक़ेकार को समझना चाहिए कि अब वो मोरीना तक कैसे पहुंचेगा। मैं सुपर मास्टर के पास पहुंचा। वो ट्रांसमीटर पर बहराम गंगोली से कह रहा था, जब तुम्हारा इल्म यह कहता है कि हम जासूस मंगल पांडे के जरिए मशीन तक पहुंच सकते हैं तो तुम मोरीना के लिए क्यों भाग रहे हो? उस जासूस के साथ साई की तरह लगे रहो। उसने कहा, सर मेरा इल्म गलत नहीं कहता, मैं घूम फिर कर दोबारा मंगल पांडे के पास पहुंच रहा हूँ। अभी मैंने उसे होटल की एक रेंटल कार में देखा है। खुशी की बात यह है कि उस कार की पिछली सीट पर मोरीना दिखाई दी थी। मैं और सुपर मास्टर दोनों ही चौंक गए। उसने पूछा, जल्दी बताओ किन रास्तों से वो कार गुजर रही है, तुम उसे नजरों से ओझल न होने देना। अब सुपर मास्टर अपने तमाम जराये से मंगल पांडे की कार को घेरने वाला था। मैंने फौरन कार स्टार्ट की, फिर उसकी तरफ दौड़ लगाते हुए कार से पहले उसके दिमाग में पहुंच गया। वह सांस रोकने वाला था। मखसूस कोड वर्ड्स सुनकर बोला, मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ। मेरी कार टेलीपैथी जाने वालों से मालामाल है, साथ में एक रिवॉल्वर वाला भी है। मैंने पांडे के जरिए कहा, तनाना तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि यह कार ड्राइव करने वाला मेरा आदमी है। रिवॉल्वर वाले ने कहा, यू शट अप, जिधर कहा जा रहा है उधर चलते रहो। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर रिवॉल्वर को खिड़की के बाहर फेंक दिया, फिर उसके जरिए कहा, मोरीना और तनाना मैंने अब तक तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि एक बहन की तरह दूसरी बहन भी आयरन हार्डी की चाल में आ गई है। तनाना तुम मेरी होने का दावा करती हो और दुश्मनों का साथ देती हो। वो जरा चुप रही। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए हार्डी को बताया कि उनकी कार पर फरहाद का कब्जा हो चुका है। हार्डी ने कहा, फरहाद के साथ जाओ, मुझे इत्मीनान है तुम दोनों बहनों की वफादारियां हम दोनों भाइयों के लिए हमेशा रहेंगी। हम तुम्हारे जरिए फरहाद तक पहुंच सकेंगे। तनाना ने परेशान होकर पूछा, क्या तुम फरहाद को नुकसान पहुंचाओगे? नहीं, ऐसा करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे फरहाद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हारी तरह उसे भी दोस्त बनाऊंगा, लेकिन खबरदार उसे अभी हमारी दोस्ती के मुतल्लिक कुछ न बताना। मैंने पूछा, तनाना तुम खामोश क्यों हो, क्या दिमाग में आऊं? वो चौंक कर बोली, नहीं प्लीज दिमाग में ना हो, मैं सोच रही हूँ। तुमने इसका रिवॉल्वर फेंक कर अच्छा ही किया, इसे भी रुखसत कर दो और हम बहनों को किसी महफूज मुकाम तक पहुंचा दो। मैं खुश हो गया। मुझे क्या मालूम था कि दरपर्दा क्या हो रहा है और दुश्मन किस तरह उन बहनों के जरिए मुझ तक पहुंचना चाहते हैं। मैंने कहा, पांडे अगला सिग्नल क्रॉस करके गाड़ी रोको, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं बहराम गंगोली के पास आया। वो कामयाबी से मंगल पांडे का ताक़ुब कर रहा था। उन 2 गाड़ियों के दरमियान कई और गाड़ियां थीं। मैंने उसके जहन के साथ निगाहों को भी भटकाया। उसके हाथ से स्टीयरिंग बहक गया। वो साथ वाली कार से टकराया, दूसरी कार तीसरी कार से टकराई, फिर आगे पीछे वाली गाड़ियां कुछ हादसे का शिकार हुई, कुछ रुक गईं। इतनी देर में मेरी कार पांडे की कार के आगे रुक गई। दोनों बहनें दौड़ती हुई मेरे कार में आईं। मैं गाड़ी आगे बढ़ाकर रफ्तार बढ़ाता चला गया। पीछे रुक जाने वाला ट्रैफिक बहाल हो गया था। बहराम तेजी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ आया। पांडे अपनी कार से निकलकर करीबी रेस्तोरां में जाना चाहता था। वो गरज कर बोला, हॉल्ट, अपनी जगह से ना हिलना। पांडे ने सर घुमाकर देखा। बहराम अपनी गाड़ी से निकल कर आ रहा था। पांडे ने पूछा, तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर नहीं, फिर तुमने मुझे हॉल्ट क्यों किया? बहराम ने कार के अंदर झांकने के बाद पूछा, मोरीना कहाँ है? क्या ये तुम्हारी बहन का नाम है? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैंने उसे इस कार की पिछली सीट पर देखा था। ए भाई गंगोली, तुम ख्वामख्वाह क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मुझे किसी मोरीना से क्या दिलचस्पी हो सकती है, जबकि मैं सिर्फ ट्रांसफार्मर मशीन के इश्क में यहाँ आया हूँ। बहराम गंगोली जरा नरम पड़ गया। कार की पिछली सीट की तरफ देखकर बोला, बेशक तुम मेरे इल्म के मुताबिक मशीन तक पहुंचोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैंने तुम्हारी कार में मोरीना को देखा था। प्लीज मेरे दोस्त बन जाओ, मुझसे कुछ ना छुपाओ। मैं हमारी नई दोस्ती की कसम खाता हूँ, मैंने किसी मोरीना का साया तक नहीं देखा है। मेरे एक मातहत जासूस ने इतला दी है कि जिस शख्स के पास मशीन है वो सामने वाले रेस्तोरां के बार में पी रहा है। मुझे भी भूख लग रही है। बहराम ने उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा,
जब मशीन वाला रेस्तोरां में है तो यहाँ वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो, जल्दी चलो। वो पांडे को एक बगल में दबोच कर उसी तरह रेस्तोरां के दरवाजे पर आया। अरे छोड़ो मुझे, अकल से काम लो। मशीन वाला तुम्हारी गोद में इतना बड़ा बच्चा देखकर बिदक जाएगा, उसने पांडे को जमीन पर खड़ा करते हुए कहा। क्या तुम उस शख्स को जानते हो? मैं उसे सूरत शक्ल से नहीं पहचानता, मगर उसकी मखसूस आदतों से पहचान लूंगा। अगर तुम इसी तरह सवालात करते रहे तो वो निकल जाएगा। वो दोनों रेस्तोरां में दाखिल हुए। वहां एक जानिब पीने वालों का काउंटर बना हुआ था, बाकी दूर तक डाइनिंग हॉल नजर आ रहा था। नौजवान लड़कियों और उनके बॉयफ्रेंड्स की अच्छी खासी तादाद थी। सिगरेट और सिगार के धुएं से माहौल धुंधला रहा था। खाने वाले मेजों के अतराफ में बैठे हुए थे। पीने वाले भी भरा हुआ गिलास लेकर किसी भरी जवानी के साथ मेज पर आ जाते थे। वहीं पीटर पॉल भी था। पांडे ने तो यूं ही मशीन वाले के मुतल्लिक झूठ कह दिया था। वह झूठ उसकी नादानिस्तगी में सच हो रहा था। उसने पीटर पॉल को कभी नहीं देखा था और न ही कभी उसके मुतल्लिक कुछ सुना था, लेकिन पॉल उसे देखते ही चौंक गया। पिछले 2 दिनों से इंटरनेशनल जासूस मंगल पांडे की तस्वीरें अखबार में छप रही थीं। उसका बयान शाया हुआ था कि वो इस मुल्क में ट्रांसफार्मर मशीन का किस्सा तमाम करने आए हैं और जल्दी इस मशीन को यहां से ले जाएगा। मंगल पांडे ने पॉल को देखा, दोनों की नजरें टकराईं। पॉल ने फौरन मुंह घुमा लिया। पांडे आखिर पुलिस वाला था, नजरें चुराने वाले को मुजरिम समझता था। बहराम गंगोली ने पूछा, क्या वो नजर आया? पांडे ने नागवारी से कहा, मेरा भूख से बुरा हाल है, कुछ खाने पीने दो, नजरें दौड़ाने दो। वो यहाँ है तो मुझसे बचकर नहीं जाएगा। वो दोनों एक मेज के अतराफ बैठ गए। बहराम ने बेहतरीन खानों का ऑर्डर देकर कहा, तुम चाहो तो पूरा रेस्तोरां खा लो, मगर उसे जल्दी ढूंढ निकालने की कोशिश करो। मंगल पांडे ने उसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, वो जो बार काउंटर के साथ लगा खड़ा है तुम्हारे जैसा लंबा तिरंगा है, उसी पर मुझे शुबा है। मेज पर खाने की डिशें रखी जा रही थी। बहराम ने कहा, उससे बातें करो, हो सकता है तुम्हारा शुबा दुरुस्त हो। पांडे ने खाना शुरू करते हुए कहा, दुनिया की कोई भी मशीन इंसान के पेट से ज्यादा अहम नहीं है, मुझे पेट भरने दो। कितनी ही लड़कियां और लड़के पांडे को देख रहे थे। कोई दूर से मुस्कुराकर हाय कहकर हाथ हिलाती थी, कोई करीब आकर पूछती थी कि आप मिस्टर मंगल पांडे हैं। वह फखर से सारी लाकर जवाब देता था, हाँ मैं वही जासूस हूँ। एक लड़की ने पूछा, क्या ये वाकई दुरुस्त है? क्या ऐसी कोई मशीन है जो एक आदमी की सलाहियतें दूसरे के दिमाग में मुंतकिल कर देती है? वो लुकमा चबाते हुए बोला, अगर ऐसी मशीन ना होती तो मैं भी यहाँ ना होता। मैं वो मशीन हासिल करने रेस्तोरां में आया हूँ। लड़कियां खुश होकर तालियां बजाने लगी। बहराम गंगोली ने गुस्से से कहा, तुम कैसे गधे जासूस हो? वो मशीन वाला सुनेगा तो यहाँ से भाग जाएगा। पीटर पॉल वहां से जाने ही वाला था। बहराम जल्दी से उठकर उसके पास पहुंच गया, फिर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे बहराम गंगोली कहते हैं और तुम्हारी तारीफ। पॉल ने उसे मुसाफिया करते हुए पूछा, तुम मुझसे तारुफ हासिल करना क्यों चाहते हो? हम दोनों कद्दे आवर और पहलवानी जिस्म के मालिक हैं, बाकी यहाँ सब मच्छर हैं। मैं शेर हूँ, आखिर शेर से ही दोस्ती कर सकता हूँ। तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? तुम अजीब आदमी हो, सवाल किए जा रहे हो। अपना नाम तो बताओ, कौन हो, कहाँ रहते हो? अगर मैं ना बताऊं तो? बहराम गंगोली ने जेब से कार्ड निकालकर दिखाते हुए कहा, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मुझे मशीन तक ले चलो। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं मशीनों का डीलर नहीं हूँ। बहराम ने दूर बैठे हुए पांडे की तरफ इशारा करके कहा, वो बहुत पहुंचा हुआ जासूस है, दूर से बैनुल अक़वामी स्मगलरों को भांप लेता है। जिस पर उंगली रख देता है वो जरूर मुजरिम साबित होता है, और उसने तुम पर उंगली रख दी है। पॉल ने गुस्से से कहा, वो कोई पागल का बच्चा है, तुम इतने बड़े अफसर होकर उसकी बातों में आ गए हो। तुम्हें स्पेशल ड्यूटी देने वाला भी पागल ही होगा। हाँ, वो बहुत ही खतरनाक पागल है। वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेगा ये तुम्हें हवालात में पता चलेगा। मैं चलने को तैयार हूं, मगर किसी शुबह की बिना पर हवालात में नहीं रख सकोगे। ऐसे वक्त मैं दोनों बहनों को लेकर अपनी खुफिया रिहाइशगाह में पहुंच गया था। मेरे यकीन के मुताबिक कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता था। मैंने मुतमईन होकर सोचा, अब मंगल पांडे और गुलाम बाकी की खैरियत मालूम करना चाहिए। जब मैं पांडे के पास पहुंचा तो मालूम हुआ बहराम गंगोली उसके साथ लगा हुआ है। फिर मैं बहराम के पास आया तो मुझे पीटर पॉल की आवाज़ सुनाई दी। वो बहराम के साथ करीबी पुलिस स्टेशन जाने को तैयार था। मैंने पॉल को मुखातिब किया। उसने सोच के जरिए कहा, मेरी मालका तुम फरहाद साहब की आवाज़ बनाकर बोल रही हो? ये कहते उसने सांस रोक ली। मैंने ताजुब से पूछा, ये क्या माजरा है? पॉल तो तनाना पर जान देता, उसका वफादार और जानिसार है, फिर तनाना से क्यों कतरा रहा है? उसकी बात से पता चला कि मुझसे राब्ता कायम करना चाहती है, मगर वो दिमाग में जगह नहीं देता है। उसे शुबा है कि वो मेरी आवाज़ में उसे धोखा देकर बात करना चाहती है। मैंने फिर उसे मुखातिब किया, देखो सांस ना रोकना, इतना बता दो मैं खुद को फरहाद कैसे साबित कर सकता हूँ। उसने कहा, अगर तुम फरहाद हो तो तनाना से होशियार रहो, वो अपनी बहन की तरह दुश्मनों से सैरज़दा हो गई है। मैंने मशीन को दूसरी जगह छुपा दिया है, सिर्फ तुम्हें राजदार बना सकता हूँ, मगर यकीन होना चाहिए कि ये तुम ही हो। मैं आधे घंटे बाद तुमसे राब्ता कायम करके बताऊंगा कि हम रूबरू कहाँ मिल सकते हैं। मैंने राब्ता खत्म कर दिया। मोरीना और तनाना एक बेडरूम में आराम करने गई थी। मैंने दबे कदमों बेडरूम के करीब आकर खिड़की से देखा। एक सोफे पर दूसरे पलंग पर सर झुकाए बैठी हुई थी। उनका सुकूत जाहिर कर रहा था कि दोनों ख्याल ख्वानी में मसरूफ हैं। मैं आयरन का लबो लहजा सुन चुका था। मोरीना की ख्याल ख्वानी से यकीन हो गया उसके दिमाग का दरवाज़ा खुला होगा। ये यकीन दुरुस्त था। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया।
मगर उस एक दिमाग से बोलने वाला खुद को कभी आयरन और कभी हार्डी जाहिर कर रहा था। मैं पहले वजाहत कर दूं कि ऐसा क्यों हो रहा था। आयरन और हार्डी की आवाज़ और लबो लहजे में फ़र्क नहीं था। कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला एक के लबो लहजे को अपना लेता तो बेयक वक्त दोनों के पास पहुंचता। जिस तरह रेडियो से कभी बेयक वक्त 2 स्टेशनों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसी तरह मुझे मोरीना और तनाना के बेयक वक्त बोलने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। मोरीना के जवाब में आयरन और तनाना के जवाब में हार्डी बोलता था। बहरहाल ये भेद खुल गया कि तनाना भी उनके तनवीमी सैर में आ चुकी है। दोनों बहनों ने दोनों सायरों को मेरी खुफिया रिहाइशगाह का पता बता दिया था। उन बहनों को समझाया जा रहा था कि अभी फौजियों से बचने के लिए फरहाद की पनाह में रहो। उसे मालूम ना हो कि तनाना सैरज़दा हो चुकी है। मौका मिलते ही दोनों भाई आएंगे, फरहाद से दोस्ती करेंगे और उन बहनों को ले जाएंगे। तनाना कह रही थी, देखो धोखा ना देना, फरहाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हार्डी ने कहा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिस तरह तुमने मेरी आंखों से दोस्ती किया उसी तरह फरहाद भी इन आंखों का दोस्त बनकर ही रहेगा। हमें यहाँ पहुंचने तो दो, फौजियों की सरगर्मियां नरम पड़ते ही हम आ जाएंगे। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर एक गहरी सांस ली। तनाना को ढील देकर एक जबरदस्त धोखा खा चुका था। दुश्मनों को मौजूदा रिहाइशगाह का इल्म हो गया था। वैसे अब भी कुछ कर गुजरने की गुंजाइश थी। मैं दोनों को इस रिहाइशगाह के तय खाने में कैद कर सकता था, लेकिन इसके लिए मुनासिब तरीक़ाकार इख्तियार करना था ताकि वो दोनों हमारे दुश्मनों को तय खाने तक ना बुला सकें। मैं ड्राइंग रूम में आकर टहलने लगा। इतने में गुलाम बाकी आ गया। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, जुबान से गुफ्तगू नहीं होगी, मैं सोच के जरिए बोल रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि यहाँ दोनों बहनें मौजूद हैं और हमारे लिए मुसीबत बन गई हैं। बाकी ने कहा, मेरे आका उन्हें फौरन बेहोश कर देना चाहिए। मैं यही सोच रहा हूँ, तुम आ गए हो, ये काम आसान हो जाएगा। मैं दूसरे बेडरूम में जाकर तनाना को बुलाऊंगा, तुम और रीना के पास चले जाना, उसे ख्याल ख्वानी का मौका न देना। मैं वहां से उसी बेडरूम में गया जहां दोनों बहनें थीं। मैंने दूर ही से आवाज़ दी, तनाना तुम कहाँ हो? वो कमरे से बाहर आ गई। मैंने कहा, मोरीना को आराम करने दो, आओ हम कुछ ज़रूरी बातें करें। वो मेरे साथ दूसरे बेडरूम में आ गई। मैंने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, तुमने ये अंदाज़ा कर लिया होगा कि यहाँ का हर कमरा साउंड प्रूफ है। वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ ये बहुत ही महफूज बना गया है। मैंने तुम्हारे बॉडीगार्ड पीटर पॉल से दिमागी राब्ता कायम करने की कोशिश की थी। मैं भी कोशिश करती हूँ मगर वो सांस रोक लेता है। वो ऐसा क्यों करता है तनाना? उसने मेरे करीब आकर बाहों का हार पहनाते हुए कहा। मैं मोरीना को हासिल करने के लिए परेशान थी। अब मुझे इत्मीनान है, लिहाजा अब ये बता रही हूँ कि पीटर पॉल गद्दार नमक हराम निकला। ट्रांसफार्मर मशीन लेकर कहीं रूपोश हो गया है। मैं उस मशीन तक पहुंच सकता हूँ। सच, वो खुश होकर कंबल बनना चाहती थी। मैंने उसके हाथों को गर्दन से हटाया, फिर धक्का देकर बिस्तर पर गिराते हुए कहा, वो तुम्हारा बॉडीगार्ड होकर मुझे मशीन तक पहुंचा रहा है, फिर तुमसे नमक हरामी क्यों कर रहा है? सच्ची और सीधी बात करो। अब मैं तुमसे दोस्ती कायम करने के लिए धोखा नहीं खाऊंगा। वो बिस्तर से उछलकर खड़ी हो गई, खुशामदाना लहजे में बोली, अगर वो मशीन तक पहुंच रहा है तो देर ना करो, उसे हासिल करो। मैं मोरीना को आयरन के सैर से निकालना चाहती हूँ। मैंने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद किया। वो दूसरी तरफ घूम गई। फिर मैंने कहा, तुम खुद सैरज़दा हो। बहन को इस दलदल से निकालने गई और खुद धंसती चली गई। चलो ख्याल ख्वानी करो और अपने यार को बताओ कि ये खुफिया रिहाइशगाह अब उसे खाली मिलेगी। फरहाद के पास खुफिया कैद खानों और तय खानों की कमी नहीं है। अब वो दोनों भाई तुम दोनों बहनों तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। वो बेफर कर बोली, किसी को मेरा यार कहकर गाली ना दो। तुम्हारे सिवा किसी का नाम मेरे नाम के साथ कभी नहीं आएगा। हाँ ये ज़रूर है कि मैं उन आंखों को मानती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, उनकी किसी बात से इनकार नहीं कर सकती। तुम मुझे सैरज़दा कह लो मगर मैं सैरज़दा नहीं हूँ। उन आंखों की अकीदतमंद हूँ। यूँ समझ लो मैंने एक नया मज़हब इख्तियार किया है और बेख्तियार उन आंखों के सामने झुकती रहती हूँ। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो वो बोली, हाँ आ जाओ, अब तुमसे छुपाने के लिए कुछ नहीं रहा। मैं इन आंखों से गुफ्तगू कर रही हूँ। फिर उसने मुखातिब किया, हार्डी मैं तुम्हारे दिमाग में तन्हा नहीं हूँ, फरहाद भी है। पॉल ने मेरी तुम्हारी दोस्ती का भेद खोल दिया है। अब तुम अपना वादा पूरा करो, फरहाद को अपना दोस्त बनाओ। हार्डी ने कहा, हेलो मिस्टर फरहाद, मुझे पीटर पॉल खटक रहा था। मैं जानता था उसके जरिए मेरे और तनाना के राब्ते का इल्म तुम्हें हो जाएगा। सबसे पहले ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी महबूबा को हाथ भी नहीं लगाया है। मैंने कहा, बेशक ये जिस्मानी तौर पर महफूज है मगर जहनी तौर पर तुम्हारी कनीज बन चुकी है। मिस्टर फरहाद, ये दोस्ताना लहजा नहीं है। मैं तुम्हारी ये खुशफहमी ख़त्म कर दूंगा कि तुम्हारी आंखें मर्दों को गुलाम बना सकती हैं। अपनी आंखें संभाल कर रखो, ये मेरी अमानत है। जिस रोज़ सामना होगा उन्हें निकाल कर ले जाऊंगा। वो बोला, तनाना तुम इंसाफ से कहो, मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ। ये दुश्मन बनकर चैलेंज कर रहा है। तुम मेरी आंखों का तसव्वुर करो और इसे दोस्ती के लिए आमादा करो। मैंने कहा, हार्डी ये तनाना की आखिरी ख्याल ख्वानी है। मैं दोनों बहनों को गायब करने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर चुका हूँ। इस रिहाइशगाह से निकलने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। ये कहते ही मैंने तनाना को एक हाथ रसीद किया। उसकी आंखें खुल गईं, वो गिरने वाली थी। मैंने उसे पकड़ लिया, फिर एक भरपूर कराटे का हाथ उसके सर पर मारा। सर पर जैसे हथौड़ा लगा हो, उसकी आंखों के सामने तारे नाच गई। वो चकरा कर मेरे बाजू में आई, फिर बेहोश हो गई। दूसरे बेडरूम में मोरीना सर झुकाए हुए बैठी थी। दरवाजा बंद होने की आवाज़ पर उसने सर उठाया। फिर गुलाम बाकी को देखते ही हैरत और घबराहट से उछलकर खड़ी हो गई। बाकी ने कहा, यह कमरा साउंड प्रूफ है, हलक फाड़ फाड़ कर अपना इत्मीनान कर लो। उसकी घबराहट खत्म हो गई। वो मुस्कुरा कर बोली,
मुझे हाथ लगाने से पहले फरहाद से पूछ लो, अब हम सब दोस्त बन गए हैं। बाकी ने एक थप्पड़ मारते हुए कहा, मैंने कसम खाई है किसी औरत से दोस्ती नहीं करूंगा। वो अपनी तौहीन पर तिल मिला गई, पांव पटक कर बोली, कमीने काले कुत्ते, तूने मुझ पर हाथ उठाया है, आयरन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और उससे पहले मैं तुझे। उसने बात अधूरी छोड़कर बाकी के दिमाग में छलांग लगाकर उसे जबरदस्त झटका पहुंचाना चाहा। उसने फौरन सांस रोककर दूसरा थप्पड़ रसीद किया। उसका मुंह दूसरी तरफ घूम गया। वह बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी, फिर वहीं पड़ी रही। बाकी ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर एक झटका दिया। वह तकलीफ की शिद्दत से चीखने लगी। बाकी ने कहा, तुम ख्यालख्वानी करना चाहती हो मगर नहीं कर सकोगी, अपने किसी यार को नहीं बुला सकोगी। उसने 2-4 हाथ जमाए, फिर कहा, मैं बहुत हल्के हाथ दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम कितनी बेबस हो। मुझ पर टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिसके लिए मुझे छोड़ा उसे यहां बुला नहीं सकती। मुझे यकीन है तुमने उसे यहां का पता पहले ही बता दिया है, लेकिन जब तक वो यहां आएगा तुम्हें दूसरी जगह पहुंचा दिया जाएगा। उसने बातों के दौरान ख्यालख्वानी के जरिए तनाना को बुलाना चाहा, मगर इतनी मार पड़ चुकी थी कि दिमाग कमजोर हो गया था। वो टेलीपैथी के जरिए पास वाले कमरे में बहन के पास भी नहीं पहुंच सकती थी। जब उसे यकीन हो गया कि वह हर तरह से बेबस हो गई है, तो यक बारगी उससे लिपट गई। अपने हुस्न और शबाब का चारा डालकर उसे रिझाने की कोशिश करने लगी। गुलाम बाकी ने उसे धक्का दिया। वो अलग हुई, फिर उसके कदमों में आकर लौटने लगी। बाकी ने एक पांव उसके मुंह पर रखकर दबाया तो वह तकलीफ से तड़पने लगी। उसने कहा, इसी तरह एक काले के पैरों में रहो, ब्यूटी क्वीन मिस अमेरिका की यही औकात है। ये कहते उसने मुंह पर एक ठोकर मारी। उसके हलक से एक चीख निकली। मुंह दूसरी तरफ घूमा, फिर बेहोश हो गई। पीटर पॉल किसी शहजोर के सामने झुकना नहीं जानता था। बहराम गंगोली सरकारी अफसर बनकर आया था। कानून का एहतराम लाजमी था, इसलिए वो पुलिस स्टेशन तक जाने पर राजी हो गया। बहराम ने मंगल पांडे को भी अपने साथ चलने पर मजबूर किया। वो तीनों करीबी थाने में आए। बहराम गंगोली ने उन्हें हवालात में भेजा, फिर एक कमरे में ट्रांसमीटर के जरिए सुपर मास्टर से बातें करने चला गया। आहनी सलाखों के पीछे पीटर पॉल ने घूर कर मंगल पांडे को देखा, फिर नागवारी से पूछा, तुमने सर फिरे अफसर को मेरे पीछे क्यों लगाया है? पांडे ने कहा, वो मेरे पीछे भी पड़ा हुआ है। वो सितारों की चाल देखकर यकीन से कह रहा है कि मशीन मेरे जरिए हासिल होगी। मैंने तो उस मशीन की सूरत तक नहीं देखी, मगर वो जिद कर रहा था। मैंने पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया, मशीन तुम्हारे पास है। पॉल ने परेशान होकर पूछा, क्या तुम भी कोई इल्म जानते हो? उसने हंसते हुए कहा, मैं शिकार की बू सूंघने वाला शिकारी कुत्ता हूं। महज ऐसा आदमी बनने से क्या फायदा जो किसी काम ना आए। उससे अच्छा है आदमी कुत्ता बन जाए। मेरी तरह बड़े बड़े कारनामे तो अंजाम दे सकता है। मैं पूछता हूं, तुमने मशीन के सिलसिले में मुझे क्यों फंसाया है? मेरे फंसाने से क्या होता है? अगर तुम्हारे पास मशीन नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें देखकर यकीन नहीं आता कि तुम बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले जासूस हो। अगर यकीन नहीं है तो मशीन के सिलसिले में डरते क्यों हो? मंगल पांडे का जवाब देने का अंदाज कुछ ऐसा था कि पॉल उलझता जा रहा था। वो बार बार खुद को समझाता था, ये जासूस कोई जादूगर नहीं है, ये मुझ पर महज शुबा कर रहा है। लेकिन फिर यह सवाल पैदा होता है कि इस कमबख्त को मुझ पर ही क्यों शुबा हो रहा है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस अफसर 4 सिपाहियों के साथ आया। आनी दरवाजा खोलकर बोला, चलो हेडक्वार्टर में तुम्हारी तलबी है। वह दोनों सिपाहियों के निर्गे में वहां से निकले। पॉल के जी में आ रहा था इन सिपाहियों को मार पीट कर निकल जाए। यह उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन इस तरह मशीन के सिलसिले में शुबा और बढ़ जाता। अब एक शहर की बात थी, बाद में मफरूर कहलाता, फिर पूरे मुल्क की पुलिस उसे तलाश करती फिरती। दुश्मन पहले उसके पीछे पड़े हुए थे। इन हालात में उसे मुसलसल छुपकर रहना पड़ता और वह मुस्तकिल ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकता था। उसे और पांडे को एक गाड़ी के पिछले हिस्से में बिठाया गया। दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया। अंदर घुटन का एहसास हो रहा था। गाड़ी के इस हिस्से में एक छोटी सी खिड़की या रोशनदान भी नहीं था। वो दोनों अचानक ही खांसने लगे। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। पॉल दरवाजे को पीटने और लाते मारने लगा, लेकिन जल्द ही पांडे की तरह निढाल हो गया। खुद को संभालने की कोशिश करते करते गिर पड़ा। आंखें बंद हो गईं, फिर उसे होश न रहा। मुझे पता नहीं था उन पर क्या गुजरी है। इन बहनों ने हमें उलझा कर रख दिया था। उन्हें कहीं मुनासिब जगह छुपा कर रखने का मसला था। एक तहखाना इसी रिहायशगाह में था, लेकिन दुश्मन तहखाने का सुराग लगा सकते थे। मैंने किंग फर्नांडो से कहा, मुझे किसी खुफिया पनाहगाह की जरूरत है। उसने कहा, मेरी जान देख रहे हो, तुम्हारी खातिर मुझे मेरे एक बंगले में नजरबंद कर दिया गया है। कोई बात नहीं, दोस्ती में ऐसी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। एक बेहतरीन पनाहगाह का पता नोट करो। मैंने पता नोट किया। गुलाम बाकी ने गैरेज से एक वैगन कार निकाली। उसने मोरीना को और मैंने तनाना को बाजू में उठाया। वैगन की पिछली सीटों पर उन्हें लिटा दिया। फिर हम वहां से चल पड़े। फर्नांडो ने मुझे बता दिया था कि नई पनाहगाह के दरवाजे चाबियों के बगैर किस तरह खोले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद इत्मीनान हो गया। इस पनाहगाह का तहखाना एयर कंडीशन था। हमने दोनों बहनों को वहां पहुंचा दिया। वो भी बेहोश पड़ी हुई थी। जरा होश में आते वक्त मैं तनाना के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे फिर सुलाने वाला था, ताकि उसके ख्वाबीदा दिमाग को तनवीमी अमल के जरिए मुतासिर करूं और ये मालूम करूं कि उसने हार्डी को मेरे और अपने कितने राज बताए हैं। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा, वो होश में आने वाली थी। मुझे मंगल पांडे और पीटर पॉल का ख्याल आया। अगरचे वो मशीन मुकम्मल नहीं थी, ताहम बहुत अहम थी। उसके साथ एक नक्शा था जिसे देखकर कोई माहिर समझ लेता कि उसके कितने पुर्जे गायब हैं और उन्हें दोबारा किस हिसाब से बनाया जा सकता है।
मैंने बाकी से पूछा, मैंने तुम्हें इंजेक्ट करने वाली दवा और सिरिंज दी थी? जी हाँ, मेरे पास मौजूद है। जब ये दोनों होश में आए तो उन्हें खाने पीने के लिए ज़रूर कुछ देना, लेकिन पहले रस्सियों से अच्छी तरह बांधो ताकि इंजेक्शन लगाने में दुश्वारी ना हो। मैं उसे ज़रूरी हदायत देकर मंगल पांडे के पास पहुंचा। वो एक बिस्तर पर लेटा हुआ था, बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था। जब उसके दिमाग से पता चला कि पीटर पॉल के साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया है तो मैं फ़ौरन पॉल के पास पहुंच गया। वो एक खाली कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरे पहुंचने से चंद सेकंड पहले बहराम गंगोली ने उसके बाजू में एक दवा इंजेक्ट की थी, जिसके नतीजे में वह हिसाबी कमजोरी महसूस कर रहा था। यानी जो सलूक मैं दोनों बहनों से करने वाला था वही वो मेरे आदमियों के साथ कर रहा था। पांडे को महज बेहोश करके लाया गया था, उसे पॉल से कहीं दूर रखा गया था। इधर बहराम गंगोली उसके बाजू में दवा इंजेक्ट करने के बाद कह रहा था, अब तुम्हारी तमाम पहलवानी कुव्वतें और तुम्हारी मुस्तकिल मिजाजी खत्म हो रही है। तुम मेरी आंखों में देखते रहोगे और मेरी गूंजती हुई आवाज़ को अपने हवास पर मुसल्लत होने दोगे। पीटर पॉल इंतहाई कमजोरी महसूस करने के बावजूद बहराम की आंखों में देखना नहीं चाहता था, लेकिन कमजोरी वो बला है जो आदमी को किसी काम का रहने नहीं देती, उसे अपना कोई राज छुपाने का हौसला नहीं देती। बहराम गंगोली उसे अपना मामूल बनाने के बाद मशीन का पता पूछने वाला था। तनवीमी अमल के मुकाबले में टेलीपैथी बहुत तेज रफ्तार होती है। मैंने फौरन ही पॉल के कमजोर दिमाग से मालूमात हासिल की, फिर अपनी पनाहगाह से निकल पड़ा। कार ड्राइव करने के दौरान मैं कभी कभी पॉल के दिमाग में जाता था और उसे बहराम के तनवीमी अमल से बचाए रखने की कोशिश करता। अगर मैं एक जगह जमकर बैठ जाता और पॉल के दिमाग पर कब्जा जमा लेता तो उस पर किसी अमल का असर न होता, मगर मेरे पास जमकर बैठने का वक्त नहीं था। मैं तेजी से कार ड्राइव करता जा रहा था और तनवीमी अमल के दौरान महज मुदाखलत कर रहा था ताकि बहराम देर से मशीन का पता मालूम कर सके। मुख्तसर ये कि मैं मशीन तक पहुंच गया। वह 4 सूटकेस खोल कर देखे। मशीन मौजूद थी लेकिन उसके कागजात नहीं थे। मैंने उस जगह की तलाशी ली, ज्यादा वक्त नहीं था। सुपर मास्टर के आदमी किसी वक्त भी वहां पहुंच सकते थे। मैं मशीन लेकर अपनी पनाहगाह में आ गया। गुलाम बाकी ने मेरी हदायत पर अमल किया। मोरिना और तनाना के बाजू में दवा इंजेक्ट की थी। वो दोनों हिसाबी कमजोरियों में मुब्तला हो गई थी, कम से कम 12 घंटे तक ख्याल ख्वानी नहीं कर सकती थी। मैंने तनाना को देखा, वो बिस्तर पर चारों छाने चित पड़ी हुई तय खाने की छत को तक रही थी। मोरिना उस तय खाने के दूसरे हिस्से में थी। मैंने पूछा, तनाना किस हाल में हो? उसने सर घुमाकर मुझे देखा, फिर बड़ी कमजोरी महसूस करते हुए कहा, मुझे तुमसे ऐसी दुश्मनी की उम्मीद नहीं थी। तुम आस्तीन का सांप बन रही थी, मजबूरन मुझे भी बनना पड़ा। क्या तुम्हें मेरी जात से कोई नुकसान पहुंचा है? तुम उन आंखों से सैरज़दा हो, तुम्हें पता नहीं चलता कि किस तरह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रही हो। तुमने अपने दिमाग में आने की पाबंदी आयद की, दूसरी तरफ हार्डी के फ्रेब में आ गई। मैं इस बात से बेखबर रहा। तुम मोरिना को फौजियों से निजात दिलाने के लिए मेरे खिलाफ हार्डी का साथ दे रही थी, फिर तुमने उसे मेरी खुफिया रिहाजगाह का पता बता दिया। अगर पीटर पॉल बर वक्त सही सूरत हाल से आगाह न करता तो अभी मैं आयरन और हार्डी की कैद में होता या उनके बुज़दिलाना हमलों से मारा जाता। और तुम पूछ रही हो कि तुम्हारी जात से मुझे क्या नुकसान पहुंचा है? बेहतर है ये बहस खत्म करो, बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम मुझे कमज़ोर बनाकर क्यों रखना चाहते हो? तुम इसी कमज़ोरी में उन आंखों का तसव्वुर करो। उसने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद बोली, वो आंखें मुझे बुला रही हैं। मुझे हार्डी के लिए कुछ करना चाहिए, वो मेरे पास आना चाहता है। मैंने कहा, इसलिए कमज़ोर बनाकर रखा है, तुम उसके दिमाग में नहीं जा सकोगी। क्या तुम मुझे हमेशा रोकते रहोगे? हमेशा के लिए रोक दूंगा। ट्रांसफार्मर मशीन तुम्हारे सरहाने रखी हुई है। मैं तुम्हारा और मरीना का ब्रेन वॉश करूंगा। तुम बहनों के दिमाग नन्हे बच्चों की तरह खाली हो जाएंगे। वह तिलिस्मी आंखें तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट जाएंगी। नहीं फरहाद, ऐसा न करो। मैंने अपना तन मन सब कुछ तुम्हें दिया है। मेरी वफा का कुछ तो सिला दो। अगर तुम अब भी वफादार हो तो बताओ, उस मशीन के कागजात कहाँ हैं? मशीन के साथ हैं। तुम झूठ बोल रही हो, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छी बात है, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें सुला रहा हूँ। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया, उसकी आंखें बंद कर दी, उसे थपक थपक कर सुलाया, फिर उसके ख्वाबीदा दिमाग से मालूम किया। उसने पहले तो मुझ पर पाबंदी आयद की थी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं बगैर इजाज़त नहीं आ सकूंगा तो उसने पीटर पॉल को राजदार बनाया। वह मशीन दूसरी जगह छुपा दी, लेकिन उससे पहले वो कागजात अपने पास रख लिए। पीटर पॉल को भी उन कागजात की हवा लगने नहीं दी। यह उसकी दानिशमंदी थी। मशीन के सिलसिले में बॉडीगार्ड पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसकी तवक्को के खिलाफ हार्डी की आंखों ने उसे सब कुछ उगलवा लिया। मशीन तो पॉल लेकर फरार हो गया। वो कागजात हार्डी के हाथ लग गए। खुद तनाना ने सैरज़दा होकर उन कागजात को हार्डी के हवाले कर दिया और ये बात भूल गई। भूलने के बाद यही समझ रही थी कि कागजात के सिलसिले में मुझसे झूठ नहीं बोल रही है। मैंने कहा, तनाना, इस वक्त तुम्हारा दिमाग पूरी तरह मेरे काबू में है। तुम मेरी मामूल्ला हो, मेरे हर हुक्म की तामील करोगी। मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूंगी। मैं हुक्म देता हूँ, हार्डी की आंखों को भूल जाओ। मैं कैसे भूल जाऊं? मैं तुम्हारे कब्जे में हूं, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, मगर दिमाग पर वो आंखें मुसल्लत रहती हैं। मैं मामूला बनकर तुमसे झूठ नहीं कहूंगी। शाबाश, तुम बहुत अच्छी हो। अब आराम से 6 घंटे तक सोती रहो। मैं उसे तनवीमी नींद सुलाने के बाद सोचने लगा, वो आंखें मेरे तनवीमी अमल के बावजूद उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इसका एक ही रास्ता रह गया है,
ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए दोनों बहनों का ब्रेन वॉश किया जाए। इस तरह टेलीपैथी की सलाहियतों के साथ वो आंखें भी उनके दिमागों से धुल जाएंगी। बाद में उनके दिमाग को उनकी उम्र के मुताबिक नॉर्मल बनाया जा सकता है। मैं अब तक मशीन के खिलाफ था, हाथ आते उसे तबाह कर देना चाहता था, मगर अब उसकी इफादियत मालूम हो रही थी। आज दुश्मनों ने 2 बहनों को सहरज़दा किया है, कल मेरी किसी साथी औरत को भी कर सकते थे। इतने गहरे और ख़तरनाक अमल से निकालने के लिए वो मशीन लाजमी थी। फिर आयरन और हार्डी भी मेरे हत्थे चढ़ सकते थे। मैं उस मशीन के जरिए उनके ब्रेन वॉश करके आंखों के तिलिस्म को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता था। वह मशीन आइंदा मेरे दोनों पारस के बहुत काम आ सकती थी। अगरचे इसके नुकसानात भी थे, मगर ऐसे बेशुमार फ़ायदे थे जो वक्त के साथ साथ ज़ाहिर होने वाले थे। हर पहलू से जायज़ा लेने के बाद मुझे वो 2 अहम पुर्जे याद आए जिन्हें मैंने मशीन से निकाल लिया था और उन्हें दरियाए मजूरी में डुबो दिया था। वैसे मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने दरिया के किस हिस्से में पहुंचकर उन्हें पानी में डाला था। चूंकि वो लोहे के वजनी पुर्जे थे, लिहाजा वो सीधे उसी जगह तह में गए होंगे, वो कहीं बहकर नहीं जा सकते थे। मैंने गुलाम बाकी को उन पुर्जों के मुतालिक बताया। उसने बताया, आजकल दरिया लबालब भरा हुआ है, 30-40 फुट की गहराई हो सकती है। अगर गैस सिलेंडर और गोताखोरी का तमाम सामान मिल जाए तो मैं वो पुर्जे निकाल लाऊंगा। मैंने कहा, अच्छी बात है, मैं ज़रा पांडे की खबर ले लूँ, फिर कुछ करता हूँ। वैसे तुम्हारा बाहर जाना मुनासिब नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मर मशीन के तमाम दीवाने मोरीना के हबशी दीवाने को पहचान कर ताकुब कर सकती हैं और यहाँ तक पहुँच सकती हैं। मैं मंगल पांडे के पास आया। बहराम गंगुली उस मशीन को हासिल करने गया था। उसके साथ अच्छी खासी फौज थी, लेकिन मुकद्दर में नाकामी थी। वो गुस्से से पेचोताब खाता हुआ वापस आया। सुपर मास्टर ने कहा, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा इल्म भी दुरुस्त था और पीटर पॉल मामूल बनकर झूठ नहीं बोल सकता था। मैं हैरान हूँ, इतनी जल्दी कौन वहां से मशीन ले गया है? बहराम ने कहा, पॉल ने अपने होशो हवास में रहकर तनाना और फरहाद को भी वो जगह नहीं बताई थी। सुपर मास्टर ने कहा, एक ही बात समझ में आती है, जिस वक्त पीटर पॉल को तुमने असाबी कमजोरी में मुब्तला किया, उसी वक्त ख्याल ख्वानी करने वाले ने जगह मालूम की और हमसे पहले पहुंच गया। फिलहाल ख्याल ख्वानी करने वाली 2 पार्टियां हैं, फरहाद, रसवंती और शीबा। दूसरी 2 बहनें हैं। उन्होंने हार्डी को बताया होगा। वह मशीन अब फरहाद या हार्डी के पास है। सुपर मास्टर ने कहा, लेडी करीना अपने बयान में यह वाज़ेह कर देती कि आयरन और हार्डी 2 अलग शख्स हैं, तो हम आयरन को गिरफ्तार करते वक्त हार्डी को भी ढूंढ निकालते। बहराम ने कहा, सर, पीटर पॉल ने तनवीमी अमल के दौरान बताया है कि हार्डी के दोनों पांव जख्मी हैं। वह चलने फिरने के काबिल नहीं है। बेशक वो एक जगह बैठकर भी अपने आदमियों के जरिए वह मशीन हासिल कर सकते हैं। शहर के तमाम छोटे बड़े अस्पतालों में हार्डी को तलाश करना होगा। मुख्तलिफ जराए से ये मालूम करना होगा कि 2 पांव का जख्मी किस इलाके में हो सकता है। पिछले 2 दिन के अंदर किसने किस दुकान से 2 पहियों वाली कुर्सी खरीदी है। वो अब हार्डी के पीछे पड़ गए थे और आयरन को टॉर्चर चैम्बर में ले जाकर तरह तरह से अजियतें देकर हार्डी और मोरीना के मुताल्लिक सवालात कर रहे थे। मंगल पांडे भी उनका कैदी था। उससे भी सख्ती से पूछा जा रहा था, तुम्हें कैसे मालूम हुआ था कि मशीन पीटर पॉल के पास है? पांडे ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा। मशीनों में जो ग्रीस लगाई जाती है, मैं उसकी बू चंद कदम के फासले से सूंघ लेता हूँ। रेस्तोरां में पॉल के करीब से गुजरते वक्त वही बू महसूस हुई। मैंने अंदाजा लगाया और बहराम गंगोली को बता दिया। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। अब भी कोई ऐसा शख्स मेरे पास से गुजरे जिसके पास मशीन हो तो मैं सूंघ कर बता दूंगा। ये और बात है वो शख्स दूसरी मशीनों से ताल्लुक रखता हो। मुख्तसर यह कि मैं मशीन की नहीं, ग्रीस की बू सूंघता हूँ। सुपर मास्टर ने कहा, गंगोली, मिस्टर पांडे बहुत काम का आदमी है। इसे कैदी ना बनाओ, दोस्त बनाकर रखो। ये फरहाद और हार्डी के करीब से गुजरते ही उन्हें पहचान लेगा। मंगल पांडे अब ठाट बाट से रहने वाला था। उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैंने फर्नांडो को मुखातिब किया। एक जगह नजरबंद रहने के बायस कोई मसरूफियत नहीं रही थी, इसलिए वह बेतहाशा पी रहा था। मैंने कहा, बस करो, मर जाओगे। वो बोला, अच्छा है मर जाऊं। ऐ संग दिल, तू मेरी कब्र पर तो आएगा। देख लो मेरी दोस्ती कितनी महंगी पड़ती है। मुझे हुकूमत की तरफ से होने वाली सख्तियों की परवाह नहीं है। ये मेरी लाश पर से भी गुजर कर तुम्हारी खुफिया पनाहगाह तक नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन मेरी जान कोई ऐसी सूरत निकाल लो कि कभी तुम्हारी सूरत नजर आ जाए करे। जरा सुपर मास्टर की सरगर्मियां कम होने दो, मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। फिलहाल ये बताओ, गोताखोरी के मुताल्लिक तुम्हारी क्या मालूमात हैं? दरियाए मजूरी के साहली इलाकों में दूर दूर तक कई स्कूल हैं जो गोताखोरी की ट्रेनिंग देते हैं और गोताखोरी के लिए तमाम सामान भी फराहम करते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी देखकर किसी एक स्कूल का नंबर बताओ। क्या मैं फ़ोन करूं? नहीं, तुम्हारा टेलीफोन डिटेक्ट किया जा रहा है। तुम एक गोताखोर से बात करोगे। सुपर मास्टर यहाँ तमाम गोताखोरों के पीछे पड़ जाएगा। मुझे सिर्फ नंबर बताओ। उसने डायरेक्टरी देखने के बाद 2 स्कूलों के नंबर बताए। गुलाम बाकी ने रिसीवर उठाकर एक स्कूल से राब्ता कायम किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, वी आर द अंडर वाटर ट्रेनर, यस प्लीज़। मैंने इशारा किया। गुलाम बाकी ने रिसीवर रख दिया। अब मैं उस ट्रेनर के दिमाग में था जो माकूल मुआवजा लेकर गोताखोरी की तरबियत देता था। वह एक लॉन्च के अर्शे पर बैठा हुआ था। रिसीवर को क्रैडल पर पटक कर कह रहा था, यह किसी ने तीसरी बार शरारत की है। उसके सामने बैठे हुए शख्स ने कहा, कोई लड़की छेड़ रही होगी। छेड़ने वाली को मालूम होना चाहिए मैं 4 बच्चों का बाप हूँ। वह फ़ोन पर तुम्हारी उम्र का अंदाज़ा नहीं कर सकती, और कर भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। अजब ज़माना आ गया है। आजकल की लड़कियां बीवी बच्चों वाले मर्द की तमन्ना करती हैं।
मैं बातें सुन रहा था और चुपचाप उसके मुतालिक मालूमात हासिल कर रहा था। वह बीवी बच्चों के साथ अपनी ज़ाती लॉन्च में रहता था। बीवी बच्चे नियाग्रा फॉल देखने और वहाँ की सैर करने गए थे। 1 हफ्ते बाद आने वाले थे। शाम हो रही थी, वो एक दोस्त के साथ बैठकर पी रहा था। मैंने उसे ज़्यादा पीने से रोक दिया। उसने दोस्त से माजरत चाही। भाई माफ़ करना, मुझे अभी याद आया, एक गोताखोरी सीखने वाले शागिर्द ने अपने यहाँ मदऊ किया है, वहाँ ना गया तो शिकायत होगी। दोस्त ने गिलास खाली किया, फिर उठते हुए कहा, ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो, मैं चलता हूँ। वो चला गया। ट्रेनर ने अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहा, मोटर बोट चेक करो, मैं ड्राइविंग के लिए जाऊँगा। वो हुक्म देकर अपने कैबिन में आया। गोताखोरी का लिबास निकाल कर पहनने लगा। मैंने कहा, बाकी अपने चेहरे पर हल्की सी तब्दीली करो, हम बाहर जा रहे हैं। मैंने उसे बताया कि उसे कार ड्राइव करते वक्त किस मुकाम तक जाकर रुकना है। फिर मैं ट्रेनर के दिमाग में आया। वह हैरानी से बैठा सोच रहा था, मैंने ये गोताखोरी का लिबास क्यों पहन लिया है? मैं तो आराम से बैठकर पी रहा था। और वो मेरा दोस्त वॉटसन कहाँ गया? वो इसके आगे सोच ना सका। मैंने फिर उस पर कब्जा जमा लिया। उस वक्त तक मैं कार की पिछली सीट पर आ गया था। गुलाम बाकी ने रेडीमेड मेकअप से काम चलाया था। अब वो ड्राइव करता हुआ मेरे बताए हुए मुकाम तक जा रहा था। ट्रेनर के असिस्टेंट ने इतला दी, मोटर बोट तैयार है। वो बोट पर आकर बैठ गया। उसका मातियत बोट चला रहा था और वो मेरी मर्जी के मुताबिक मातियत को गाइड कर रहा था। मैंने जिस हिस्से में वो पुर्जे डुबोए थे, वहां से मैक्स फैक्टर वालों का बड़ा सा न्यून साइन दिखाई देता था। बोट वहां पहुंचकर रुक गई। मातियत उस ट्रेनर की पुश्त पर गैस सिलेंडर बांधने लगा। ट्रेनर ने सर से गर्दन तक वाटरप्रूफ मास्क पहना, हाथ में टॉर्च ली, फिर पानी में उतर गया। ये अच्छा हुआ वो पुर्जे फेंकने के लिए मुझे दरिया ही मिला। अगर समुंदर करीब होता और पुर्जे वहां फेंके जाते तो उन्हें ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल होता। दरिया की गहराई एक गोताखोर के लिए बराए नाम थी। वो तह में पहुंचकर चंद मिनट तक भटकता रहा। फिर टॉर्च की रोशनी में वो पुर्जे नजर आ गई। अगर दरिया की तह दलदली होती तो उन पुर्जों का हसूल तकरीबन नामुमकिन होता। बहरहाल वो दरिया की सतह पर उतरा, मोटरबोट में आया। चेहरे से मास्क उतारने के बाद अपने मातियत से बोला, वो जो मैक्स फैक्टर का न्यून साइन नजर आ रहा है, ठीक उसी सिमत चलो। बोट स्टार्ट होकर उसी सिमत आई। मैं साहिल पर खड़ा हुआ था। वो बोट से उतर आया। उसने दोनों पुर्जे मेरे हवाले किए। मैंने नोटों की भारी गड्डी उसके हाथ में रखी, उसे बोट पर वापस भेजा। जब वो बोट दूर निकल गई तो मैंने उसे आज़ाद छोड़ दिया। वो एकदम से चौंक कर आसपास देखने लगा। बोला, मैं इस बोट में कैसे आ गया और ये लिबास? वो अपने हाथ में नोटों की गड्डी देखकर आगे कुछ कहना भूल गया। उसकी मातियत ने कहा, सर आप अपनी मर्जी से यहाँ आए, पानी में गए, वहां से लोहे के कुछ पुर्जे निकाले, साहिल पर खड़े हुए एक शख्स को पुर्जे दिए, नोटों की ये गड्डी ली और अब यूं हैरान है जैसे ख्वाब से बेदार हुए हूं। मैं ट्रेनर को उसके हाल पर छोड़कर कार की पिछली सीट पर आ गया। बाकी ने कार स्टार्ट की, फिर वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। मैंने आराम से बैठकर ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया, दोनों बहनें गहरी नींद में थीं। अगर बेदार होती तब भी तय खाने से ना निकल पाती और ना ही वो सुबह तक ख्याल ख्वानी के काबिल हो सकती थी। हम किसी रोक टोक के बगैर अपनी पनाहगाह में पहुंच गए। मैंने वो पुर्जे मशीन के जिस हिस्से से निकाले थे वहीं लगा दिए। गुलाम बाकी ने मोरीना की डायरी के अहम औराक फाड़ने के बाद उन्हें हिफाजत से नहीं रखा था। मशीन ऑपरेट करने के तरीके अच्छी तरह याद करने के बाद उन्हें जला दिया था। इसके बावजूद मशीन से मुंसलिक रहने वाले कंप्यूटर को ऑन किया। उस कंप्यूटर को जितनी याददाश्तें फीड की गई थी सबका मुतालिया किया। तो नाना ने उसके अहम कागजात हार्डी के हवाले किए थे। अगरचे उनकी ज़रूरत नहीं थी, ताहम मैं हार्डी के पास पहुंच गया। वो जख्मी होने के बायस मुझे अपने दिमाग में महसूस नहीं कर सकता था, अलबत्ता आयरन ज़रूर महसूस कर लेता। उनका एक ही लबो लहजा था। सोच की लहर किसी एक के दिमाग में जाती तो दूसरा भी मोहतात हो जाता, लेकिन मेरा मुकद्दर साथ दे रहा था। सुपर मास्टर के खास टॉर्चर चैम्बर में आयरन को ऐसी अजियतें पहुंचाई गई थी जिसके नतीजे में उसका दिमाग कमज़ोर हो गया था। दोनों भाई मुझे अपने अंदर महसूस नहीं कर सकते थे। मैं थोड़ी देर तक चुपचाप उनके ख्यालात पढ़ता रहा, फिर उसकी सोच में कहा, तो नाना ने जो कागजात दिए हैं मुझे अब तक उनका मुताला करने का मौका नहीं मिला। अभी ज़रा इत्मीनान है, उन्हें खोलकर देखना चाहिए। उसने एक अलमारी के खुफिया खाने से वो कागजात निकाले। व्हील चेयर को खुद चलाता हुआ मेज़ के पास आया, फिर उस पर मशीन का नक्शा फैलाने लगा। इसके बाद उसने दूसरे कागजात निकाले। उनमें मशीन को ऑपरेट करने के तरीके लिखे हुए थे। उधर गुलाम बाकी उन तरीकों को जुबानी बोल रहा था। मैं उसे सुनकर हार्डी के जरिए वही बातें उन कागजात में देखता जा रहा था। फिर मैंने मुतमईन होकर कहा, शाबाश बाकी, तुम्हारी याददाश्त काबिल रश्क है, तुम्हें उन कागजात का एक एक लफ्ज़ याद है। हमने मशीन के दोनों हिस्सों को 2 बिस्तरों के सरहाने नस्ब किया। फिलहाल ब्रेन वॉशिंग के लिए एक हिस्से को ऑपरेट करना था। इस मशीन के जरिए ब्रेन वॉशिंग का यह पहला तजुर्बा होने वाला था। हमने पहले तजुर्बे के लिए मोरीना को बिस्तर पर लाकर डाल दिया। वो बेदार हो चुकी थी, इस ऑपरेशन से गुजरना नहीं चाहती थी। मजबूरन उसे बिस्तर से बांधना पड़ा। इस काम से फारिग होकर बाकी ने उसके सर पर आहनी कैप पहनाई, फिर कंप्यूटर के पास आकर मशीन को ऑपरेट करने लगा।